से थोड़ा सा उस पे ब्रीफ ओवरव्यू करवा देता हूँ, उसके बाद में हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिकली इंटरनेट को हमने 1969 से लेके और हमने आज तक की कहानी देखी थी इंटरनेट में कि हमारा जो विकास हुआ है इंटरनेट का, जो नेटवर्क का जो ग्रोथ हुई है वो किस टाइप से हुई है। वो सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हमारे पास जो दुनिया का पहला नेटवर्क आया था, जिसको हमने अर्पानेट के नाम जाना था, उस दुनिया के पहले नेटवर्क को डरपा ने डेवलप किया था। और उस दुनिया के पहले नेटवर्क को जो डेवलप किया था वो 1969 में उसे डेवलप किया गया था। बाद में उसी नेटवर्क के ऊपर बाद में बहुत सारा चेंजमेंट होता रहा। जैसे उसी नेटवर्क के ऊपर क्या हुआ, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। और टीसीपी/आईपी जो प्रोटोकॉल था वो बेसिकली आपका क्या था, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के ऊपर काम करने वाला प्रोटोकॉल था। मतलब अब इंटर नेटवर्किंग के अंदर आपके बेसिकली हो क्या रहा था, आपके कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा था। और इसी कारणवश में 1983 के अंदर जो आपका टीसीपी/आईपी था उसको ऑफिशियली अडोप्ट कर लिया गया था। किसके द्वारा, मतलब अर्पानेट के द्वारा ऑफिशियली अडोप्ट कर लिया गया था। और वहीं से हमारे इंटरनेट का जन्म स्टार्ट हो गया था। और वहीं से हमने इंटरनेट के डेट ऑफ बर्थ की बात की थी कि हमारा 1 जनवरी 1993 में हमारा क्या होता है, इंटरनेट का बर्थडे होता है। ठीक है। उसके बाद हमने धीरे धीरे आगे हमने जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो उस टाइम पे फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारी एक संस्थान है जो यूएस की एक संस्थान है जिसकी हमने बात की थी, उसने एक नेटवर्क का डेवलप किया। और उस नेटवर्क को हमने क्या कहा था, हमने कहा था एनएसएफ नेट, है ना, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। वो बेसिकली क्या हुआ था, उस जमाने का बैकबोन बना था, जो अर्पानेट कंपेरिजन में थोड़ा सा क्या था, हाई स्पीड नेटवर्क था। और उस जमाने के हाई स्पीड नेटवर्क के रूप में वो जो नेटवर्क था, उस नेटवर्क ने क्या किया था, फिर बहुत सारे जो आपके ऑफिस वगैरह थे और बहुत सारी जो अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी थी, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, उनके बीच में नेटवर्किंग का जाल बिछा के कनेक्टिविटी प्रोवाइड की थी। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, उस डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में जो 1990 का दशक है उसमें अर्पानेट को रिटायर्ड कर दिया गया था। बट उसी टाइम पे हमारे पास में सबसे मेन जो हमारे पास में जो काम हुआ इंटरनेट की दुनिया में, सबसे मेन जो चमत्कारी काम हुआ, वो चमत्कारी काम ये हुआ कि उस टाइम पे टिम बर्नर ली ने आपके डब्ल्यू खोज की, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। और टिम बर्नर ली ने दुनिया को पहली बार बताया कि अब आप क्या कर सकते हो, अब आप जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उनको आप ग्लोबली शेयर कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट्स को ग्लोबली शेयर करने के साथ टिम बर्नर ली ने HTTP, HTML और साथ में URL जैसी बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके कंसेप्ट है उनकी देन थी टिम बर्नर-ली की, जो कि टिम बर्नर-ली की देन थी। उसी के बाद की इंटरनेट की दुनिया में एक अलग से ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। और उसके बाद में जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ऐसी बड़ी कंपनियां भी एग्जिस्टेंस में आई। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां एग्जिस्टेंस में, उसके बाद में क्या हुआ कि 1995 के अंदर क्या हुआ कि इंटरनेट जो था उसको क्या कर लिया गया, अब बेसिकली क्या कर लिया, उसको बेसिकली किसी पर्टिकुलर एक कंपनी से हटा के और उसको क्या पब्लिक मैनर्स में उसको काम में लेना स्टार्ट कर दिया गया। और उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, पब्लिक मैनर में जब काम में लेना स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनी ने मिलकर क्या कर इंटरनेट के जाल को बिछाना स्टार्ट किया। और अगर मेजरली बात करें तो सबसे पहले जो ISP के रूप में जो कंपनी आई थी वो कंपनी आपकी IBM थी, आपकी वेरिजोन थी। और साथ में आपकी जैसे एक एंटी डेटा थी, है ना, जो आपकी मेजर जो आज के दिन भी आपकी बड़ी कंपनियां हैं। और वो क्या करती है, आपके आज के दिन भी आपके बैकबोन के रूप में, आपके टायर फर्स्ट ISP के रूप में आपको इंटरनेट की सर्विस जो देती है, वो टायर फर्स्ट ISP आज के दिन भी काम कर रही है। तो वो आज की क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे जो डेवलपमेंट की कहानी स्टार्ट हुई, डेवलपमेंट की कहानी के अंदर फिर आपके हम बात कर रहे हैं कि आज के दिन, आज का जो 2000 का दशक था, 2000 से 2010 के बीच में बेसिकली आपके सोशल प्लेटफॉर्म वगैरह का डेवलपमेंट हुआ। आपके इंटरनेट की दुनिया को थोड़ी और अलग नजरिए से देखना स्टार्ट हुआ। इंटरनेट की दुनिया के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन थे उनकी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट था वो चेंज हुआ। लोग अपने सोशल लाइफ को किस पे लाने लगे, इंटरनेट के माध्यम से लोग सोशल लाइफ में कनेक्ट होने लगे। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं धीरे धीरे हम आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उसमें इंटरनेट ने IoT के कॉन्सेप्ट्स को इंटरनेट ने डेवलप किया। IoT के माध्यम से हम हमारे पास में जितने भी आज के दिन हमारे पास में स्मार्ट डिवाइस है उनको भी हम इंटरनेट से कनेक्ट करना स्टार्ट करने लग गए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम 2025 में पहुंच चुके हैं तो आज के दिन हम IoT के साथ साथ हम AI के कॉन्सेप्ट को काम में लेने लग गए हैं। और आज के दिन जो आपका इंटरनेट वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है, अब AI बेस्ड आपका इंटरनेट हो चुका है। और आज के दिन आपके AI बेस्ड आपके एडवांस टूल आपके सामने आ चुके हैं। जितने भी AI बेस्ड एडवांस टूल आपके सामने रिप्रेजेंट हैं, ये सारे के सारे टूल अब धीरे धीरे करके अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं। और ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये आपसे लर्न कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं और सीख के और कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, ये पेश कर रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम पे जो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। आगे आने वाले इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप हर फील्ड में देखने को आपको मिलेगा। जैसा कि आज के दिन भी ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसमें इंटरनेट का यूज नहीं हो रहा है। आज दिन के आपके सभी सेक्टर ने इंटरनेट को क्या कर रहा है, यूज करना स्टार्ट कर दिया। और जितना भी आज के दिन आप काम कर रहे हो सारा का सारा काम आप धीरे धीरे करके इस पे करने लगे, इंटरनेट करने लग गए। ठीक, तो अब हम आगे की बात करेंगे। और हम नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, आज का कॉन्सेप्ट रहेगा कि ISP क्या होता है और ISP के द्वारा कितने सारे टाइप के आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे।
और साथ में भी आपके जो ईएमआरस की एग्जाम डेट है वो पहले मैंने आपको बता दिया था कि ईएमआरस की एग्जाम डेट आपके दिसंबर जनवरी में होने वाली है, और दिसंबर में आपकी ईएमआरस की एग्जाम डेट आ चुकी है ना। टायर फर्स्ट का एग्जाम आपका दिसंबर में हो जाएगा, और अगर टायर फर्स्ट का एग्जाम आपका दिसंबर में हो जाएगा तो टायर सेकंड एग्जाम का फरवरी मार्च में हो जाएगा, ठीक। और अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप एक अच्छे लेवल के, एक अधिक मतलब अच्छे लेवल की अच्छी पोस्ट के आप क्या बन जाओगे, टीचर बन जाओगे। तो अपनी मेहनत को अच्छे से कीजिए। अगर आप ईएमआरस की तैयारी कर रहे हो, एफर्ट्स अच्छे से लगाइए। टायर फर्स्ट के लिए मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, टायर फर्स्ट के लिए थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करोगे तो आप इजीली उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। जैसे कि अभी एनएपी क्लास की बात करें तो 8-10 घंटे का एनएपी होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में आपके 10 के 10 सही होंगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साथ में हम बात करें आईसीटी की बात करें, आईसीटी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, आईसीटी 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन से हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग प्रशांत सर आपको पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग शानदार तरीके से करवा दिया, 15 में से 13-14 क्वेश्चन आपके इजीली सही हो जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट पार्ट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड के सर आपके सामने टीचिंग एप्टीट्यूड 12 से कंटिन्यू करेंगे और शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में मान के चलो कि आपके 30 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। उसके अलावा डोमेन नॉलेज वगैरह की जो बात है, उसके लगभग आपके जो 20 क्वेश्चन जो है वो आपके लगभग आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इंग्लिश हिंदी की टेंशन बिल्कुल मत लो, पासिंग मार्क पास हो जाओगे आप, ठीक है। और फर्स्ट एग्जाम निकालना बहुत ईजी टास्क होता है, बस ये होता है कि आज थोड़ा सा आपको स्मार्ट स्टडी करना होता है। तो अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो तो टायर फर्स्ट का एग्जाम है वो आप इजीली क्रैक कर पाओगे। टायर सेकंड के एग्जाम के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, तो डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस आप नोट्स अगर अच्छे से बना रहे हो और आप प्रॉपरली आप लगातार क्लास ले रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव लिखने में आपको एक दिन भी कोई भी जोर नहीं पड़ेगा। ये आपके लिए अच्छी सहूलियत है कि आप रेगुलर कंटिन्यू क्या बनाते आ रहे हो, नोट्स बनाते आ रहे हो, तो डिस्क्रिप्टिव लिखने में आपको कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आज के दिन कि हमारे पास में जो इंटरनेट का हम इतने इतने सारे कॉन्सेप्ट की हमने इंटरनेट की बात की है, और जब हमने इंटरनेट की बात के रूप में हमने जब टिम बर्नर ली की देन की बात की है, तो टिम बर्नर ली की जो देन थी उसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आज डिटेल से पढ़ाते हुए और फिर आगे मैं क्या करूंगा, इंटरनेट के सारे जो आगे की जो कड़ी है उन सबको मैं जोड़ना स्टार्ट करूंगा। तो हम बात कर ले हमारे सामने 1989 से हम 1991 की बात करें, 1991 की बात करें तो इस दशक में हमारे पास में एक बहुत महान साइंटिस्ट ने इंटरनेट की दुनिया में एक नई क्रांति लाई, और वो कौन थे? टिम बर्नर्स ली थे, है ना, टिम बर्नर ली थे। और जो टिम बर्नर ली जो महान साइंटिस्ट थे, इनकी जो मेन देन थी वो मेन देन क्या थी भाई? WWW, ठीक। तो इन्होंने, आप कहते हो भाई इन्होंने जो आविष्कार किया तो किसका आविष्कार किया था? WWW, है ना, इन्होंने WWW को इन्वेंशन किया था, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं WWW, ठीक। WWW क्या होता है भाई आपके? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब क्या होता है, क्या समझते हो इसका आप? क्या कहते हो इसको आप? इसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या होता है? ठीक, इसका मतलब क्या होता है? देखो नाम से पता लगा, वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया, है ना, वाइब्स और वेब्स मतलब क्या करो, आप वेब को पूरी दुनिया में फैला दो। और वेब को पूरी दुनिया में फैलाने का मतलब है कि अब आप क्या करो, अब आप डॉक्यूमेंट्स को ग्लोबली एक्सेस करो। तो वर्ल्ड वाइड वेब के कॉन्सेप्ट के अंदर टिम बर्नर्स-ली ने कहा था कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो उस डॉक्यूमेंट्स को आप ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। उस डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने दिया था, ठीक। और इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से टिम बर्नर्स-ली ने क्या कहा था कि वेब पे किसी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज की नीड होगी, और उसी लैंग्वेज के रूप में टिम बर्नर्स-ली ने किसको डेवलप किया था? HTML, है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। ये कैसी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर आपके पास में क्या है? प्री डिफाइंड टैग है। उन प्री डिफाइंड के टैग को आपको क्या करना है, आपको काम में लेना है, और आपको अपना वेब पेज क्या करना है, आपको डिजाइन करना है, ठीक है। और जो वेब पेज होते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेज, आप क्या बन जाएगी? वेबसाइट बन जाएगी। तो साथ में मेरे साथ पैरेलल में सुनील सैनी सर आपको HTML के टैग आपको स्टडी करवा रहे हैं, ठीक। और HTML के टैग स्टडी कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, वो सारे के सारे टैग ऐसे हैं जो प्री डिफाइन है ना, जिसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, प्री डिफाइन है, उनकी जो फॉर्मेटिंग है वो सब प्री डिफाइन है, ठीक है। वो सब क्या करने वाले? स्टैटिक पार्ट्स के बेस पे आपके सामने वेब पेज रेडी करके आपको देने वाले हैं। तो HTML के जो आप टैग जो स्टडी कर रहे हो उनकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, हम वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं। वेब पेज जो डिजाइन हो रही है स्टैटिक वेब पेज डिजाइन हो रहे हैं, उसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और अच्छा रूप देने के लिए CSS की बात करेंगे। फिर उसी के अंदर थोड़ा सा हम क्या इंटरेक्शन करने के लिए हम किसकी बात करेंगे? जावास्क्रिप्ट बात करेंगे, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो। इसके अलावा इन वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए, आपके सामने एक प्रोटोकॉल्स की देन थी। एक प्रोटोकॉल जो दिया था HTTP, जिसको हम क्या कहते हैं?
जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, तो जिसको हम कह रहे हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली नाम से ही पता लग रहा है। देखो ये प्रोटोकॉल खुद में अपने आप में बता रहा है, क्या बता रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट मतलब कि उभरे हुए टेक्स्ट ना, ऐसे टेक्स्ट जिसको हमने किसके माध्यम से तैयार किया है, HTML के माध्यम जिसको हमने तैयार किया है, उन टेक्स्ट को हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, उन टेक्स्ट को हम बेसिकली क्लाइंट सर्वर के बीच ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो उनको ट्रांसफर करने के लिए जितने भी रूल्स है ना, वो सारे के सारे रूल्स इस प्रोटोकॉल्स के अंदर लिखे होते हैं। ठीक, इसलिए आप जब भी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट एक्सेस करते हो, तो वेबसाइट एक्सेस करते हो तो आपको सबसे पहले आपको जो प्रोटोकॉल्स का नाम दिखाई देता है, वो आपको क्या दिखाई देता है, HTTP। अब HTTP के साथ क्या लग गया, HTTPS, मतलब उसी का क्या सिक्योर रूप आने लग गया। ठीक है, तो HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीज बताएंगे आपको। HTTPS क्या होता है, उसी का सिक्योर रूप होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो आपके पास में जो डेटा ट्रांसफर होता है, किसके बीच में, क्लाइंट सर्वर के बीच में, तो क्लाइंट सर्वर के बीच में होने वाले डेटा ट्रांसफर को हम क्या करते हैं, सिक्योर वे में ट्रांसफर करते हैं। और है ना, सिक्योर वे में ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि आपका जो नेटवर्क है ना, वो पब्लिक नेटवर्क है। उस पब्लिक नेटवर्क के अंदर जो थर्ड जो पर्सन है, उस थर्ड पर्सन को आपकी इन्फॉर्मेशन शो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड पर्सन अगर आपकी इन्फॉर्मेशन देख भी ले तो उसको पता लगना चाहिए क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं सिक्योर वे, है ना, सिक्योर तरीके से हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आपके सिक्योरिटी मैकेनिज्म होते हैं, उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म फॉलो किए जाते हैं वो सब बताएंगे हम। ठीक है, निश्चिंत रहो, वो सब बताएंगे। साथ में हमने बात की है कि हमारे पास क्या होता है, URL। क्या होता है, URL क्या होता है भाई, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो देखो यहाँ पे जब हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हम उस पर्टिकुलर एड्रेस की बात कर रहे हैं जहां से हमें क्या उठाना है, जहां से हम हमारा डेटा को पिक करना है, डेटा को उठाना है। ठीक, तो ये आपके पास में क्या, ये आपके पास क्या URL है। ठीक, देखो ये जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको ऑनलाइन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ ना, इसी कॉन्सेप्ट को फिजिकल दुनिया की बात करें तो फिजिकल दुनिया में भी हमारे पास ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है। उसी कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया है, उसी कॉन्सेप्ट को लॉजिकली शिफ्ट किया है। जैसे अगर फिजिकल दुनिया की बात करें तो भी सिंपल सी बात है, फिजिकल दुनिया में जब आप कोई भी चिट्ठी पत्री जब एक्सचेंज करते हो, जब लेटर वगैरह को एक्सचेंज करते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे वो सारी चीजें फिजिकल तरीके से होती है, जो चीजें आप क्या कर रहे हो इसमें लॉजिकल तरीके से कर रहे हो। ठीक, अब देखो जब भी हम कोई चिट्ठी पत्री हम एक दूसरी जगह भेजते हैं फिजिकल दुनिया में, तो उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैंने एक कॉन्सेप्ट आप बताया था जब मैंने आपको नेटवर्क पढ़ाया था, उस नेटवर्क मैंने आपको क्या बताया था, OSI मॉडल के कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक, अब देखो OSI मॉडल जो कॉन्सेप्ट है ना, OSI मॉडल का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो यह बताता है आपको कि डिवाइस के बीच डेटा को कैसे एक्सचेंज कर सकते हो आप। इसका मतलब है OSI मॉडल तो आपको पूरा पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देता है। क्या कर देते हैं, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कौन कौन सी एप्लीकेशन से कौन कौन सी सर्विस को आप काम में लेते हो, उन एप्लीकेशन और सर्विस के लिए आपके पास क्या होते हैं, फिर प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप पास क्या होते हैं, फिर रूल्स होते हैं। उन रूल्स और प्रोटोकॉल्स के बेस पे आप क्या करते हो, काम करते हो। और जब हम बात करते हैं नेटवर्क के अंदर, और नेटवर्क के अंदर जब हम बात करते हैं, नेटवर्क के अंदर जब इंटरनेट की बात करते हैं, और इंटरनेट के अंदर अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करने के लिए हमें फिक्स पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करना होता है। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, नेटवर्क में उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करेंगे। ठीक, अब ये जो टिम बर्नर-ली की ये जो देन थी, इस देन के ऊपर ही हमारे पास में आज के दिन जो नेटवर्क है, वो आज के दिन नेटवर्क हमारा उसी देन की बेस पे हम हमारा नेटवर्क ग्रोथ किया है। आज हम चाहे कितने भी मॉडर्न नेटवर्क में पहुंच चुके हो, लेकिन हाँ इस टिम बर्नर-ली के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन्हीं को आज के दिन भी हम काम में ले रहे हैं। ठीक, हाँ इनके एडवांस कॉन्सेप्ट पे हम जा चुके हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आज के दिन भी हम यहीं से पिक करते हैं, यहीं से काम में लेते हैं। ठीक, अब देखो, अब सिंपल सी बात ये कि टिम बर्नर-ली ने जो मेन जो देन थी ना टिम बर्नर-ली की, वो मेन देन ये थी टिम बर्नर-ली की कि आप क्या करो, आप दुनिया के सामने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके आओ जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपके पास में कोई भी जो वेब डॉक्यूमेंट्स है, उस वेब डॉक्यूमेंट्स को आप दुनिया में किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हो। ठीक, अच्छा, टिम बर्नर-ली ने कहा था भाई आप एक काम करो, आपके पास में क्या है, एक पर्टिकुलर आपके पास में एक डिवाइस है, आपके पास में कंप्यूटर है। ठीक, इस कंप्यूटर के ऊपर आप क्या करो, आप डॉक्यूमेंट्स को रख दो। आप क्या करो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को रख दो। ठीक, तो मान के चलो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, इस कंप्यूटर को बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स रखने की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस कंप्यूटर के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए उसको मैं क्या कर रहा हूँ, वेब डॉक्यूमेंट्स। अब धन्ना, जैसे ही आपने यहाँ पे कहा कि भाई पर्टिकुलर कंप्यूटर के ऊपर आप अगर आपके पास वेब डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सिंपल सी बात है, वेब का मतलब ही होता है कि अब ये पर्टिकुलर कंप्यूटर किससे कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए।
जहां भी आपका वेब का नाम आ जाए ना, तो वेब का नाम सुनते आपको सबसे पहले आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि अब इस कंप्यूटर को हमें किससे कनेक्ट करना है, इंटरनेट से कनेक्ट करना है। उधर ना नेटवर्क की दुनिया की बात करें तो नेटवर्क की दुनिया में मैंने आपको 3 टाइप के नेटवर्क मेजरली बताए थे। एक मैंने कहा था एक नेटवर्क होता है लैन, एक नेटवर्क होता है मैन, एक नेटवर्क होता है वैन। तो जब हम वैन नेटवर्क की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और उस पूरी दुनिया में फैले नेटवर्क को हम कह रहे हैं वैन नेटवर्क। तो सिंपल सी बात है, ये जो पर्टिकुलर कंप्यूटर है, इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को हमें एक ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट करना है जो नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अच्छा, अब ये जो पूरी दुनिया में जो फैला हुआ नेटवर्क है, क्या इस नेटवर्क को किसी एक पर्टिकुलर कंपनी ने बना रखा है? क्या इस नेटवर्क को किसी एक पर्टिकुलर देश ने बना रखा है? ना, इस नेटवर्क को न तो एक पर्टिकुलर कंपनी ने बना रखा है, न एक पर्टिकुलर देश ने बना रखा है, न किसी पर्टिकुलर एक यहाँ पे प्राइवेट या गवर्नमेंट का इस पे अधिकार है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पब्लिक नेटवर्क है। अब पब्लिक नेटवर्क इसका मतलब इसके अंदर किस किस का कंट्रीब्यूशन है? तो इसके अंदर सभी देशों का कंट्रीब्यूशन है, देश की प्राइवेट कंपनियों का कंट्रीब्यूशन है, देश की गवर्नमेंट कंपनियों का कंट्रीब्यूशन है, और उन सबके कंट्रीब्यूशन से मिलके और ये पूरा पूरा नेटवर्क क्या है, डेवलप्ड है। अब देखना, वो जो पर्टिकुलर नेटवर्क जो डेवलप है और ये देश के कंट्रीब्यूशन से, बहुत सारे देश के कंट्रीब्यूशन से, बहुत सारे गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों कंट्रीब्यूशन से जो नेटवर्क बना हुआ है, इस नेटवर्क के अंदर हम बात करेंगे हमारे नेटवर्क को डेवलप करने के लिए मेन जो रेस्पॉन्सिबल जो पर्सन होते हैं, मेन जो रेस्पॉन्सिबल जो कंपनी होती है, वो होती है आईएसपी। क्या होती है? आईएसपी। तो आज क्लास में हम आईएसपी की बात करेंगे। और आईएसपी क्या होती है? 3 टाइप की होती है आपके, है ना। आईएसपी क्या होती है? 3 टाइप की होती है। जैसे आपकी टायर फर्स्ट आईएसपी होती है, फिर टायर सेकंड आईएसपी होती है, फिर टायर थर्ड आईएसपी होती है ना। तो 3 टाइप की आईएसपी होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि हमें एक ऐसे नेटवर्क की बात कर रहे हैं जो कैसे है, जो आपका वैन नेटवर्क है। कैसे है? वैन नेटवर्क। इसका मतलब ऐसा नेटवर्क जो आपका क्या है, वाइड एरिया है, मतलब पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है। और ये जो पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है ना, कॉन्सेप्ट समझना, ये जो पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है, इस पूरी दुनिया में फैले हुए नेटवर्क में जो आप जिस पर्टिकुलर सर्विस की बात कर रहे हो, उस सर्विस ग्रुप में कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो सर्विस है क्या है, इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे हम जिस सर्विस की बात कर रहे हैं उस सर्विस को हम कह रहे हैं क्या, इंटरनेट। ठीक। अब हमने क्या कर दिया, हमारे पास में ये जो पर्टिकुलर कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर को हमने क्या कर दिया, इंटरनेट से जोड़ दिया। ठीक। अब इस कंप्यूटर को इंटरनेट से जब हमें जोड़ना होगा तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें इस नेटवर्क के अंदर नेटवर्क को डेवलप करने वाली जो कंपनियां हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमने जिसकी हेल्प ली है वो हमारे पास में क्या होगी, हमारी आईएसपी। ठीक है, आईएसपी होगी। अब देखो, अब ये आपके पास में पूरा पूरा नेटवर्क हो गया। अब आपने क्या किया, आपने इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को आपने क्या कर दिया, एक ऐसे नेटवर्क से जोड़ दिया जिस नेटवर्क को हमने कहा है कि ये नेटवर्क आपके पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है। ठीक। अब इस नेटवर्क के अंदर हम कहते हैं, इस नेटवर्क के जो रिसोर्स है ना, इसको आप दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि इस नेटवर्क रिसोर्स को दुनिया किसी भी कोने से एक्सेस करने के लिए जो मेन कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले इस पर्टिकुलर नेटवर्क से जुड़ना पड़ेगा, अगर इस पर्टिकुलर रिसोर्स को आपको एक्सेस करना है तो। ठीक। तो मान के चलो हम कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि हम फिर बात कर रहे हैं कि इसकी क्लाइंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें इस पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना है। और जब हम इस पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट्स के एक्सेस करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कॉन्सेप्ट ये कि हम यहाँ पे क्या कहलाएंगे, हम कहलाएंगे हमारे पास में एक पर्टिकुलर क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, धीरे धीरे करके इनको आगे और डिटेल्स बताएंगे। और हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक आईएसपी से हेल्प लेके, और हम किससे जुड़े, हम सबसे पहले किससे जुड़े, इस नेटवर्क से जुड़े जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ठीक। अब ध्यान दें, पूरी दुनिया में फैला हुआ जो नेटवर्क का जाल है ना, ये बेसिकली क्या बहुत बड़ा जाल है, ये कोई छोटा जाल नहीं है, बहुत बड़ा जाल है। इसमें तो आपकी बहुत सारी समुद्रों में केबल बिछी हुई है, देश के अंदर केबल बिछी हुई है, ऐसे बहुत बड़ा जाल है। लेकिन हाँ, हमने क्या किया, हमने इस जाल से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की, किसकी हेल्प से, आईएसपी की हेल्प से। अब ध्यान ना, ये जो आईएसपी है, इसको हम क्या करें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो, यहां पे पॉइंट आता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जब आप जुड़ते हो तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको इंटरनेट से कनेक्टिविटी के लिए आपको बहुत सारे टाइप के कनेक्शन प्रोवाइड करती है। इंटरनेट के कनेक्टिविटी के लिए आपको बहुत सारे टाइप के कनेक्शन प्रोवाइड करती है। तो उसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन।
अब इंटरनेट के कनेक्शन को लेने के लिए, जैसे आज के दिन आप इंटरनेट के कनेक्शन को लेने के लिए जनरली आप क्या करते हो, या तो आप क्या लेते हो, बेस सेलुलर कनेक्शन यूज करते हो। अगर आपके मोबाइल फोन में आप इंटरनेट चला रहे हो तो कैसा कैसा इंटरनेट आपके पास, सेलुलर इंटरनेट है। या फिर आप क्या करते हो, फाइबर इंटरनेट कनेक्शन की बात करते हो, या फिर क्या करते हो, वाईफाई इंटरनेट की बात करते हो। पहले के टाइम पे क्या था, ब्रॉडबैंड इंटरनेट था। पहले के टाइम पे क्या था, आपका डीएसएल था, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन था, लीज लाइन था आपके पास में। उससे पहले क्या था, डायल अप था। तो ये सारे क्या थे, ये सारे इंटरनेट के अलग अलग कनेक्शन थे, इंटरनेट कनेक्शन के टाइप थे। तो हमें ये भी सारी चीज पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हमें इंटरनेट के कनेक्शन के टाइप्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे पास में कौन कौन से इंटरनेट के कनेक्शन आज के दिन है, कौन कौन से पहले थे, इन सभी इंटरनेट कनेक्शन के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कौन से इंटरनेट के कनेक्शन में किस टाइप से इंटरनेट का कनेक्शन में प्रोवाइड किया जाता था। जैसे सबसे पहले अगर पुराने जमाने की बातें करें तो हमारे पास में जो टेलीफोन की लाइनें होती थी, है ना, पुराने जमाने में जो टेलीफोन की लाइनें होती थी, उन टेलीफोन की लाइन के माध्यम से हमें इंटरनेट का कनेक्शन दिया जाता था, जिसे हम क्या कहते थे, डायल अप कनेक्शन कहते थे। क्योंकि उस पर्टिकुलर कनेक्शन के अंदर हमारे को एक नंबर डायल करना पड़ता था जब इंटरनेट क्या होते थे, कनेक्ट होते थे। लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो हुआ करती है ना, उसकी स्पीड में अगर गूगल खोलना है तो गूगल को ओपन करके बैठ जाओ, फिर है ना 5 मिनट वेट करना पड़ता है। गूगल का वैसे जी दिखेगा देर 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 करके, है ना, फिर जी को ओ दिखेगा ऐसे, है ना, बहुत देर देर चलता था इंटरनेट। तो वो उस टाइप का उस जमाने का इंटरनेट था। फिर उसके बाद में इंटरनेट के अंदर क्या हुआ, ब्रॉडबैंड कनेक्शन आए, फिर डीएसएल लाइन है, लीज लाइन है, फिर वाईफाई कनेक्शन होते हैं आपके दिन, फाइबर कनेक्शन की बात करते हो, आज दिन आप सेलुलर कनेक्शन की बात करते हो, सैटेलाइट कनेक्शन भी आपको पता होता है इंटरनेट का, है ना। अब इंडिया में भी सैटेलाइट कनेक्शन इंटरनेट का अवेलेबल हो चुका है। कौन सी कंपनी ने दिया है, किसने, स्टार लिंक ने। किसकी है वो कंपनी, एलन मस्क की है ना। एलन मस्क की कंपनी है क्या, स्टार लिंक, जिन्होंने क्या किया अभी जस्ट इंडिया में भी क्या किया, सैटेलाइट कनेक्शन अवेलेबल करवाया है ना। इससे पहले यूएस वगैरह में, बाकी अदर कंट्री में सैटेलाइट कनेक्शन अवेलेबल था, लेकिन अभी इंडिया में भी सैटेलाइट कनेक्शन अवेलेबल हो चुका है। मतलब आप सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ सकते हो। इंडिया में तो सैटेलाइट कनेक्शन की भी नीड जो है वो कहाँ पे होगी, जहाँ पे भाई क्या है, पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया है ना, वहाँ पे आपके इंटरनेट कनेक्शन के लिए केबल वगैरह आप नहीं बिछा सकते, तो फिर वहाँ पे आपका सैटेलाइट कनेक्शन परफेक्ट तरीके से काम करेगा, है ना। तो देखो अब यहाँ पे बात आती है किसकी, आईएसपी की बात आती है। तो आईएसपी के अंदर हम बात करें ना, तो आईएसपी के अंदर भी आपके एक टाइप की आईएसपी नहीं होती है, आपके बेसिकली क्या होते हैं, 3 टाइप की आईएसपी होती है। भाई सिंपल सी बात है कि पूरी दुनिया के अंदर हमें क्या करना है, हमें पूरी दुनिया के सभी कनेक्टेड, मतलब पूरी दुनिया के जितने भी हमारे पास में कंप्यूटर हैं, जितने भी हमारे पास में अदर जो डिवाइस है, उन सबको एक दूसरे से जोड़ना है। अब पूरी दुनिया के पास तो लाखों करोड़ों अरबों डिवाइस हैं, उन सबको जोड़ने के लिए एक कंपनी की बस की बात नहीं है। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो क्या करती है, जो समुद्र में केबल बिछाती है। जैसे अगर अगर मैं बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में जो टाटा कम्युनिकेशन है ना, उसका मेजर होल्ड है किसमें, समुद्रों में केबल बिछाने के अंदर। तो वो क्या करती है, समुद्रों के अंदर केबल बिछाती है। लेकिन इंडिया की बहुत कम कंपनियां हैं जो समुद्रों में केबल्स पे होल्ड करती है। ज्यादातर कंपनियां कहाँ की है, ज्यादातर कंपनियां हैं अमेरिका की, जापान की, जो क्या करती है, समुद्रों के अंदर ज्यादातर केबल बिछाती है ना। क्योंकि समुद्रों में केबल बिछाना क्या होता है, कॉस्टली काम होता है। समुद्रों में फाइबर केबल बिछा रखी है, वो जो समुद्र फाइबर केबल है ना, उनसे फिर क्या करती है, उनसे देश के अंदर जो लोकल जो आईएसपी होती है वो क्या कर लेती है, उनसे कनेक्शन ले लेती है और फिर देश के अंदर जाल बिछा देती है। और फिर कुछ कंपनी ऐसी होती है जो लोकल क्या सिटी के अंदर जाल बिछाती है। तो इस टाइप से आईएसपी की आपकी 3 टाइप की होती है, वो हम आज क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे कहानी है कि जब आपने इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को इस पर्टिकुलर कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया और बीच में आपने किसको काम में ले लिया, आपने उस नेटवर्क को काम में ले लिया, जो नेटवर्क कैसा है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो उसके बाद में इस कंप्यूटर को हम कहने लग जाते हैं क्या, क्लाइंट। इसको हम क्या कहने लग जाते हैं, क्लाइंट। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है क्लाइंट, ठीक। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सर्वर, ठीक। अब ये बन गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्या बन गया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, है ना। सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन अब बात ये है कि अकेला एक क्लाइंट नहीं है जो इस सर्वर से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। इस सर्वर से क्या मांगेगा, डेटा मांगेगा। इस सर्वर से डेटा मांगने के लिए तो बहुत सारे क्लाइंट हैं। जैसे कि मान चलो हमारे पास एक दूसरा क्लाइंट ये है, हमारे पास एक दूसरा क्लाइंट ये है, ठीक। एक दूसरा क्लाइंट ये है, जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये भी क्या है भाई, कंप्यूटर ही है, और हमें किसको क्या करें, ये भी हमारे पास क्या है, एक क्लाइंट है। ये भी हमारे पास क्या है, एक क्लाइंट है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा क्लाइंट हो गई, ठीक। इस टाइप से हमारे पास क्या होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों क्लाइंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो इस पर्टिकुलर कंप्यूटर क्या मांगेंगे, डेटा मांगेंगे। अब देखो स्टार्टिंग क्या था, स्टार्टिंग के अंदर ये जो पर्टिकुलर कंप्यूटर था ना, इस कंप्यूटर को बेसिकली जो काम में लिया गया, उसमें कहा गया कि इसकी अच्छी खासी इसकी कैपेसिटी रखो। इस कंप्यूटर कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि ये कंप्यूटर क्या कर सके, सभी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सके। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर्स के टाइप्स के रूप में यहाँ पे जो जनरल जो कंप्यूटर यूज आने लगे, कौन से थे, कौन से थे,
वर्क स्टेशन, नाम सुना आपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, पता है ना आपको वर्क स्टेशन, है ना, जैसे मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, इनको कहाँ पे काम में लेने लगे, इनको हम सर्वर साइड पे काम में लेने लगे, है ना, इनको कहाँ पे काम में लेने लगे, इनको हम सर्वर साइड पे काम में लेने लगे। अब जब इन कंप्यूटर को हम सर्वर साइड पे काम में लेने लगे तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये कंप्यूटर क्या करने लगे, ये कंप्यूटर अब मल्टीपल क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने लगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो जर्नल रूप में जो सर्वर पे जो कंप्यूटर है, इस सर्वर के कंप्यूटर के रूप में हमारे पास जो कंप्यूटर है उसको हम कह रहे हैं कि हाई कैपेसिटी कंप्यूटर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास में इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसर ज्यादा है, इसके अंदर रैम जो है वो लार्ज साइज की है, इसके अंदर इसका स्टोरेज ज्यादा है, ठीक। अच्छा, अब पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो सर्वर कंप्यूटर है ना, इसका काम है सभी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना। तो इस कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर होता है सर्वर सॉफ्टवेयर। कौन सॉफ्टवेयर होता है? सर्वर सॉफ्टवेयर। तो अब हमें एक तो क्या करना पड़ेगा, इस कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसको हम क्या करें, जिसको हम करें सर्वर सॉफ्टवेयर, सर्वर सॉफ्टवेयर, ठीक। अच्छा, अब अगर हम क्लाइंट की बात करें, अगर हम क्लाइंट की बात करें तो देखो, क्लाइंट के कंप्यूटर में जनरली जो आपके सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक। अब पॉइंट आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम आज के दिन लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको इनबिल्ट देता है। क्या? किसी भी पर्टिकुलर सर्वर से डेटा कैसे एक्सेस करोगे उसके लिए सॉफ्टवेयर आपको इनबिल्ट देता है, लेकिन पहले इनबिल्ट नहीं आते थे, है ना, बाद में इनबिल्ट आने लगे, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये जो पर्टिकुलर ये जो कंप्यूटर है ना, जिसको हमने कहा कि इसके अंदर हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, सर्वर सॉफ्टवेयर, इस कंप्यूटर की अच्छी खासी क्या कैपेसिटी है। अब इस कंप्यूटर के ऊपर हमें क्या करने हैं, हम उन डॉक्यूमेंट्स को रखने वाले हैं जिस डॉक्यूमेंट्स को हमें क्या करने हैं, दुनिया के सामने अवेलेबल करवाने हैं, जिनको हमें वेब अवेलेबल करवाने हैं, है ना, वेब डॉक्यूमेंट्स। अब देखना, यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट्स रखने की बात करोगे तो डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए आप किसको काम में लोगे? HTML। किसको काम में लोगे? CSS। किस काम में लोगे? जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट। अब देखो, ये जो आपके सामने HTML है, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, इनके माध्यम से आपने क्या कर लिया, आपने एक वेबसाइट को रेडी कर लिया। इसका मतलब आपने क्या कर लिया, एक वेब डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लिया। उस वेब डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे इस कंप्यूटर पे रख दिया। अब देखना, वेबसाइट को जो आप रेडी कर रहे हो, वेब डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर रहे हो, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वेब साइट, क्या कर रहा हूँ, वेबसाइट, और मैं साथ में क्या कर रहा हूँ, मैं साथ में लिख रहा हूँ वेब पेज। हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका इसके इर्द गिर्द घूमेगा, पूरा सिलेबस मैं इसी पे विस्तार रूप से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे जो मैं वेबसाइट रेडी कर रहा हूँ, तो वेबसाइट रेडी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले बना रहा हूँ वेब पेज। क्या बना रहा हूँ मैं? वेब पेज। जो वेब पेज में बना रहा हूँ, वेब पेज में HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना रहा हूँ। वेब पेज बनाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सब बहुत सारे वेब पेज को मैं क्या कर रहा हूँ, कलेक्शन कर रहा हूँ, एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ, और वही क्या बन जाती है आपकी वेबसाइट। आपने उस वेबसाइट को बना लिया। अच्छा, अब ये तो है नहीं कि आप इस कंप्यूटर पे बैठ के वेबसाइट बनाओगे, ऐसा तो होता नहीं। आप इस कंप्यूटर बैठ के वेबसाइट नहीं बनाते हो। इसका मतलब है कि मान के चलो, इसका मतलब मान के चलो हम कह रहे हैं कि हमारे पास में एक कोई पर्टिकुलर कंपनी है, जिस कंपनी क्या करना है, अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है, ठीक। अच्छा, ये कंपनी भी किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड है। अब क्या किया इस कंपनी ने, क्या किया, इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर क्या कर दिया, अपनी पूरी एक वेबसाइट रेडी कर दी, वेबसाइट बना दी। पूरी वेबसाइट रेडी करने के बाद में इस कंपनी को वेबसाइट कहाँ पे रखनी है, यहाँ पे रखनी है। और वेबसाइट रेडी करने के बाद में जब वेबसाइट यहाँ पे रखने की बात करते हो तो इसको हम बोलते हैं क्या, वेब पब्लिशिंग वेब होस्टिंग, वेब पब्लिशिंग वेब होस्टिंग। तो आपका ये कॉन्सेप्ट वेब पब्लिशिंग वेब होस्टिंग आप पढ़ते हो, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट को रेडी करेंगे। वेबसाइट को रेडी करने के बाद में हम उसको क्या करेंगे, एक सर्वर पे अवेलेबल करवाएंगे, और सर्वर पे अवेलेबल करवाना ही आपकी वेब पब्लिशिंग वेब होस्टिंग का पार्ट होता है, ठीक। अब सबसे पहले जब इस सर्वर पे आप अपनी वेबसाइट रखोगे तो यहाँ पे इस सर्वर पे वेबसाइट रखने के लिए इस सर्वर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट होने के बाद में इस सर्वर से आपको स्पेस लेना पड़ेगा। अब आपने सर्वर से कनेक्ट किया, सर्वर से स्पेस लिया, उसकी कहानी पढ़ोगे कि वेब पब्लिशिंग वेब होस्टिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज पढ़ोगे, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने अपने सिलेबस में, ठीक। नेक्स्ट कहानी आती है कि जब आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे रखोगे तो उस वेबसाइट को दुनिया किस नाम से जानेगी, उस वेबसाइट को दुनिया किस नाम से जानेगी। तो उसके लिए आपको क्या परचेज करना पड़ेगा, डोमेन परचेज करना पड़ेगा। क्या परचेज करना पड़ेगा? डोमेन। अब देखना, डोमेन जो है ना, डोमेन है वो, डोमेन प्रदाता जो कंपनी होती है ना वो सेपरेट होती है। डोमेन प्रदाता कंपनी क्या होती है? सेपरेट। क्यों?
क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट को इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे रखने वाले हो तो आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को एक एड्रेस मिलेगा। क्या मिलेगा? एक एड्रेस मिलेगा। और आपकी वेबसाइट को जो एड्रेस मिलता है, आपकी जो वेबसाइट को जो एड्रेस मिलता है, उस एड्रेस को हम कहते हैं कि वो एड्रेस कैसा होता है? वो एड्रेस होता है आईपी एड्रेस। क्या होता है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस है ना। आपके जो डॉक्यूमेंट्स को जो एड्रेस मिलता है वो कैसा एड्रेस मिलता है? आईपी एड्रेस। अब मान के चलो कि आपने एक आईपी एड्रेस आपको मिल चुका है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से अपनी वेबसाइट को जनवाना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को आप जब कॉल करोगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक। लेकिन ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये आईपी एड्रेस न्यूमेरिकल टाइप का होता है, नंबर टाइप का होता है। तो इस टाइम पे हमें फिर इस कॉन्सेप्ट को काम में ना लेके हमें एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करनी होती है। कौन सा? डोमेन नेम। तो हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास में एक थर्ड पार्टी कंपनी है। क्या हमारे पास में एक थर्ड पार्टी कंपनी है जिसको हम क्या कहते हैं? डोमेन नेम प्रदाता, जिसको कहते हैं डोमेन नेम प्रदाता, ठीक। तो अब हमारे पास में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डोमेन नेम प्रदाता से हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। किससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा? डोमेन नेम प्रदाता, है ना, डीएनएस का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। तो अब हमें किससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा? हमें डोमेन नेम प्रदाता से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। डोमेन नेम प्रदाता क्या करेगा? इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के संदर्भ में हमें क्या देगा? हमें क्या देगा? हमें एक नेम देगा। क्या देगा? हमें एक नेम देगा, है ना। हमें इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के संदर्भ में हमें क्या देगा? एक नेम देगा। ये जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस को हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? उस नेम के साथ क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर नेम के साथ हम क्या करेंगे? मैप कर देंगे, लिंक कर देंगे, ठीक। तो अभी हमारा काम क्या हो गया? अब समझो, देखो इन पॉइंट को समझो कि ये जो आपके डोमेन नेम प्रदाता जो कंपनी है, इस डोमेन नेम प्रदाता कंपनी ने क्या कर दिया? आपके जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट को जो आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को लिंक कर दिया, मैप कर दिया। किस साथ? एक पर्टिकुलर नेम के साथ, एक पर्टिकुलर नेम के साथ, जिसको कहते हैं डोमेन नेम, जिसको कहते हैं डोमेन नेम, ठीक। अच्छा, इस डोमेन नेम के रेफरेंस में हमारा क्या बनता है? यूआरएल। क्या बनता है? यूआरएल। अब देखो, अब उसके बाद क्या होगा? ये सारा काम हमने यहाँ पे कर दिया। कहाँ पे? सर्वर पे। हमने एक वेबसाइट रेडी की। वेबसाइट रेडी करने के बाद में हमने उस वेबसाइट को इस सर्वर पे रख दिया। उस वेबसाइट के लिए हमने क्या कर दिया? डोमेन परचेज कर लिया। अब हमारी वेबसाइट क्या हो चुकी है? लाइव हो चुकी है। इसका मतलब अब दुनिया के सामने उस वेबसाइट को हमने दिखाने के लिए क्या कर दिया? अवेलेबल करवा दिया कि भाई पूरी दुनिया इस वेबसाइट को देख सकती है। जिसको देखने के लिए ये क्या है? डोमेन नेम है। ये क्या है? डोमेन नेम। अब देखो, अब मान के चलो हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई पर्टिकुलर क्लाइंट है, जैसे क्लाइंट है। इस पर्टिकुलर क्लाइंट को इस पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना है। ये जो क्लाइंट है ना, इस क्लाइंट को इस वेब डॉक्यूमेंट्स क्या करना है? एक्सेस करना है। अब जब ये क्लाइंट इस वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करेगा तो फिर क्लाइंट कैसे एक्सेस करेगा? हो गया, इंटरनेट से कनेक्ट है, इसलिए मैं इसको क्लाइंट कह रहा हूं। कैसे एक्सेस करेगा? क्या करेगा? अरे बहुत बात की बात है, सर्च इंजन वगैरह एक्सेस करना है। सिंपल सी बात है, इस पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना है। तो ना, इस वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो क्लाइंट के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्लाइंट इस वेब डॉक्यूमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग इस डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सके? एक्सेस कर सके। और उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं वेब ब्राउजर। क्या कहते हैं? वेब। तो हमारे जो क्लाइंट होते हैं, उस क्लाइंट के पास क्या होना चाहिए? वेब ब्राउजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेब ब्राउजर। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि क्लाइंट के पास क्या होना चाहिए? वेब ब्राउजर होना चाहिए। वेब ब्राउजर होना चाहिए। अब ये जो वेब ब्राउजर है ना, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होते हैं? रूल लिखे होते हैं। किसके रूल लिखे होते हैं? वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के। और वो जो रूल्स होते हैं ना, वो रूल्स इसके अंदर प्रोटोकॉल्स के रूप में लिखे होते हैं। कैसे लिखे होते हैं? प्रोटोकॉल्स रूप में। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेब ब्राउजर के अंदर क्या होता है? एक यूआरएल बार होती है। क्या होती है? एक यूआरएल बार। उस यूआरएल बार के अंदर क्या करते हैं? हम एक एड्रेस टाइप करते हैं। हम क्या करते हैं? एक एड्रेस टाइप करते हैं। और वो एड्रेस किसका होता है? वो एड्रेस इस पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट्स का होता है। तो देन हम क्या करते हैं? एक यूआरएल टाइप करते हैं। अब जो यूआरएल होता है ना, उस यूआरएल में हमारे सारे रूप होते हैं। क्या क्या होते हैं? उस यूआरएल में सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोटोकॉल्स। कौन सा? वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के रूल्स का प्रोटोकॉल्स। अब अगर हमें वेब डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने हैं तो हमारे पास वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के रूल होते हैं HTTP या HTTPS में।
तो हम HTTPS प्रोटोकॉल्स को काम में लेंगे। तो यहाँ पे हमें इस यूआरएल के अंदर सबसे पहले एक प्रोटोकॉल्स को काम में लेना होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, इस डोमेन नेम को काम में लेना होता है, उसके बाद में उस पर्टिकुलर फाइल्स के पाथ को काम में लेना होता है जिस पर्टिकुलर फाइल को हम क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। अब मान के चलो हमने यहाँ पे यूआरएल टाइप कर दिया, यूआरएल एंटर कर दिया। जैसे आपने यूआरएल एंटर किया ना, किस पे, क्लाइंट साइड पे, यूआरएल एंटर करते ही सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, डोमेन नेम के पास जाएगी। किस पास जाएगी, डीएनएस के पास। डीएनएस क्या करेगा, आपकी यूआरएल के बेस पे जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है उसको लिंक करेगा और वो आईपी एड्रेस आपको दे देगा। भाई आप जो पर्टिकुलर ये यूआरएल खोजना चाहते हो ना, ये जो पर्टिकुलर डोमेन नेम देखना चाहते हो, इस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस ये है, तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप इंटरनेट की दुनिया में इस नेटवर्क में उस आईपी एड्रेस की हेल्प से, आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जो क्या होता है, जो ग्लोबली यूनिक होता है, और जो आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस की हेल्प से आप इंटरनेट की दुनिया में इस पर्टिकुलर सर्वर तक पहुंच जाओगे। और वो सर्वर के अंदर जो आईपी एड्रेस है, वो आईपी एड्रेस इस पर्टिकुलर वेब एड्रेस को बता रहा है। किसको बता रहा है, इस पर्टिकुलर वेब एड्रेस को बता रहा है। और ये जो वेब एड्रेस है ना, इस वेब एड्रेस को जब आपने लोकेट कर लिया, उसके बाद में इस क्लाइंट, इस सर्वर पे जैसे रिक्वेस्ट आई, तो सर्वर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए ये जो सर्वर है ये क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा। आपको क्या करेगा, रेस्पॉन्स। और रेस्पॉन्स जब करेगा तो रेस्पॉन्स के रूप में ये आपको डॉक्यूमेंट देगा। ये क्या देगा, डॉक्यूमेंट्स। और रेस्पॉन्स के रूप में जो आपको डॉक्यूमेंट देगा ना, वो डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स जिस फॉर्मेट में होंगे, जिस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट बनाए गए। अब बनाए किस में गए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट्स आपको देगा। किसको देगा, आपको देगा। लेकिन जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स आपके वेब ब्राउजर पर पहुंचते हैं, तो आपका वेब ब्राउजर होता है ना, उसके अंदर एक ट्रांसलेटर होता है इनबिल्ट। क्या होता है, ट्रांसलेटर। और वेब ब्राउजर क्या करेगा, अब उन डॉक्यूमेंट्स को आपको टेक्स्ट की फॉर्मेट में, इमेज की फॉर्मेट में, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में आपको करके और एक खूबसूरत सी वेबसाइट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, खूबसूरत। और वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो होता है होम पेज। क्या होता है, ये सारी की सारी कहानी थी ना, ये सारी की सारी कहानी टिम बर्नर ली ने बता दी थी। ये सारी की सारी कहानी टिम बर्नर ली ने बता दी थी। सारी देन किसकी है, टिम बर्नर। अब एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, नोट डाउन कर लो। इतनी खूबसूरत सी दुनिया की जो देन थी वो आपके टिम बर्नर्ली की देन थी। तो इतनी खूबसूरत सी दुनिया जो बनाई थी वो 1990 में बना दी थी, और टिम बर्नर्ली ने सारी देन उस टाइम पे दे दी थी। क्या, हाँ हाँ, उसी टाइम पे बिल्कुल टिम बर्नर्ली ने ये कॉन्सेप्ट बताया था, क्लाइंट सर्वर की ये कॉन्सेप्ट होगा। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप क्या करोगे, डब्ल्यू की बात करोगे, आप करोगे वेब की बात करोगे। उसी ने बता दिया था। फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। ये नोट डाउन कर लीजिए। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम पूरा आपका सिलेबस है। बस ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना, ये पूरा पूरा आपका सिलेबस है, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, पूरा पूरा वेब टेक्नोलॉजी आप पढ़ोगे। इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी पूरा सिलेबस आपका यही है। डायग्राम बता दिया मैंने। आपके जो दिवाली का जो ऑफ रहेगा, हॉलीडे रहेगा दिवाली का, वो आपका रहेगा 18 से लेके और आपका रहेगा 24 तक। 26 का संडे है ना, 26 तक करने के लिए थोड़ा क्या ज़्यादा लंबा हॉलीडे हो रहा है। दिवाली जो है वो 20 के 21 के, दो दिवाली है ना। 18 का, 18 जो है 18 को शायद धनतेरस है ना, हाँ, तो 18 से ऑफ करना पड़ेगा। मतलब 17 आपका लास्ट वर्किंग डे रहेगा, लास्ट क्लास रहेगी 17, 18 से आपका ऑफ रहेगा, है ना। 18 से ऑफ रहेगा और 26 का आपका संडे पड़ रहा है। दिवाली का बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा लंबा ही ब्रेक होता है कोचिंग का। तो सबसे लंबा जो ब्रेक कोचिंग होता है दिवाली टाइम पे होता है। तो आपका 18 से
24 तक तो कन्फर्म है, और अगर 26 को संडे पड़ रहा है फिर 26 तक ही करना पड़ेगा, है ना। तो 18 से 26 आपकी ब्रेक रहेगा, दिवाली हॉलीडे रहेगा आपका। आफ्टर दिवाली आप कंटिन्यू अपनी रूटीन लाइफ बहुत अच्छे से करना, क्योंकि उस ड्यूरेशन में आपका ईएमआरस का एग्जाम भी आ जाएगा। उसके बाद में आपकी रनिंग कंटिन्यूस वैकेंसी में आपकी केवीएस की वैकेंसी आ जाएगी, फिर आपका अनुदेशक वाली वैकेंसी आ जाएगी, और इसी बीच में आपको एक दो वैकेंसी और टपक जाएगी बीच में, जैसे सिस्टम असिस्टेंट आएगी, है ना। धन सिस्टम असिस्टेंट वैकेंसी आएगी तो ऐसे टपकेगी, वो वैकेंसी आई, फॉर्म भरवाया, एग्जाम डेट आई, एग्जाम करवाया, टाइपिंग करवाई, ये करवाया वो करवाया, नचीत, है ना। तो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है इन कुछ वैकेंसियों का। जैसे ईएमआर की वैकेंसी अब देखो आप, अभी फॉर्म की लास्ट डेट नहीं हुई है, फॉर्म की लास्ट डेट कब है, 23 अक्टूबर है, और एग्जाम डेट दे दी। ऐसे होते हैं केवीएस में, वैसे होते हैं, और ये अच्छी भी चीज़ है, ये मानता हूँ मैं अच्छी बात है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले क्या करो, वैकेंसी का वेट करो, फिर वैकेंसी आए, फिर आप तैयारी करो, फिर 1 साल बाद उसका एग्जाम हो, फिर 2 साल बाद उसकी ज्वाइनिंग हो। इसका मतलब तब तक हम क्या हो चुके होते हैं, बुढ़े हो चुके होते हैं, है ना, हमारी एज नहीं बचती है फिर। तो इससे अच्छा है ना कि आपकी जो वैकेंसी है वो आपके सामने आए और विद इन 6 to 7 मंथ में आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। पहले ये काम होता था बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर की जो वैकेंसी आती है ना उसमें ऐसे होता था कि आपकी वैकेंसी आने के 6 to 7 मंथ में तो उस ऐसे पूरा फाइनल काम होके ज्वाइनिंग मिल जाती थी। इतनी खूबसूरत सी, इतनी निराली सी जो दुनिया है, इसकी देन आपकी डॉक्टर टिम बर्नर ली की है, तो उन्होंने उस टाइम पे देन दी थी भाई सारी। हो गया नोट डाउन, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे इस खूबसूरत सी दुनिया के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आईएसपी क्या होता है, आईएसपी कितने टाइप्स के होते हैं, इंटरनेट के कनेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फिर हम इस पे इसके बारे में आ जाएंगे, फिर हम क्लाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइंट्स के अंदर वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या क्या विशेषता होती है, वेब ब्राउजर के अंदर बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछ लेता है। वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इवन की ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेब ब्राउजर डाउनलोड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, हिस्ट्री देखने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके वेब ब्राउजर के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट है सब आपसे पूछे हुए कॉन्सेप्ट है पूछता है, ठीक है, आपसे कॉन्सेप्ट के रूप में पूछ लेता है, ठीक है। सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। हो गया, नोट डाउन हो गया, ठीक। अब देखो इसको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ देख लेते हैं। जैसे मान के चलो सपोज करो हमें हमें क्या करना है, हमें अच्छे बच्चे बनना है और हमें कॉम्पिटेक्स से स्टडी करनी है ना। तो मान चलो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने यूआरएल के अंदर सर्च पहले क्या किया, आपने कॉम्पिटेक को आपने एक्सेस किया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में क्या है, जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके आपके पास क्या है, एक वेब ब्राउजर है ना, ये देखो ये एक वेब ब्राउजर है ना? यहाँ पे आपके सामने ये वेब ब्राउजर है, कौन सा, गूगल क्रोम, ठीक है। अब पता है जैसे जो ये पर्टिकुलर जो आपके सामने जो पीछे जो इंटरफेस दिख रहा है, तो जो जीयूआई दिख रहा है, ये कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का दिख रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज। तो जो जीयूआई है ना ये विंडोज का है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जीयूआई है। अब पता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का भी ब्राउजर आता है, कौन सा आता है,
जैसे पहले तो इसका कौन सा आता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन आज के दिन कौन सा आता है, एज, है ना। एज इसका खुद का ब्राउजर है, लेकिन आज के दिन एज जो ब्राउजर है ना, उसको सिर्फ काम में हम इसलिए लेते हैं कि उसको काम में लेके हम क्रोम को डाउनलोड कर सके, है ना। उसको सिर्फ इसलिए काम में लेते हैं। उसके बाद सारी काम किसकी होती है, क्रोम की होती है। तो क्योंकि गूगल का एक पावरफुल वेब ब्राउजर है। देखो ध्यान ना, बेसिकली क्या होता है कि आपको किसी भी फील्ड की बात करें, अगर हम बात करें किसी फील्ड की बात करें, तो आप किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट कब दिखाते हो। जैसे मान चलो आपको वेब ब्राउजर एक्सेस करना है। अब वेब ब्राउजर एक्सेस करने के लिए आपके पास में बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं। उन बहुत सारे वेब ब्राउजर में आप ज्यादातर जो वेब ब्राउजर एक्सेस करते हो कौन सा करते हो, क्रोम करते हो। ऐसा क्यों भाई, यूजर फ्रेंडली है, फास्ट एक्सेस है, यूजर फ्रेंडली है, अकॉर्डिंग टू यूजर इसमें सारे फंक्शन है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्रोम को सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। इसी टाइप से जैसे जर्नल में हम बात करें भाई, आज के दिन आपके पास में जो मोबाइल जो फोन आता है, मोबाइल फोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसमें ज्यादातर होल्ड किसका है, एंड्रॉइड का होल्ड है। क्यों होल्ड है एंड्रॉइड का, क्योंकि यूजर फ्रेंडली है। एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे मोबाइल फोन के अंदर जो नोकिया था उसका सबसे ज्यादा मेजर होल्ड था, है ना। और नोकिया का खुद का अपना क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। नोकिया का जो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, उस टाइम पे नोकिया को बहुत ज्यादा घमंड था अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जब एंड्रॉइड क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। एंड्रॉइड जो बेसिकली डेवलप किया गया था, बहुत सारी कंपनी ने मिलकर एंड्रॉइड को डेवलप किया था। बाद में फिर क्या किया था, गूगल ने इस बहुत सारी कंपनी से एंड्रॉइड को अपने अपने अंडर में ले लिया था, और एंड्रॉइड फिर किसका हो गया, गूगल का हो गया। और जब गूगल के पास एंड्रॉइड आया ना, तो गूगल सबसे पहले गूगल ने टाइप किसके साथ करने की कोशिश की, नोकिया के साथ। गूगल ने सबसे पहले नोकिया को ऑफर दिया कि भाई एक काम करो, आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों भाई मिलके अपना काम चलाएंगे और आपका हार्डवेयर हमारा सॉफ्टवेयर और दुनिया में तहलका मचाएंगे। फिर उस टाइम पे नोकिया ने कहा हमें हमें क्या जरूरत भाई, भाई आप कौन होते हो, हम तो अब दुनिया में पहले तहलका मचा रखे। क्योंकि उस टाइम पे गूगल का एंड्रॉइड था वो बिल्कुल नया था भाई। गूगल का तो क्या था, गूगल का तो नया इनोवेशन था, तो गूगल तो अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आ रहा था। तो उस टाइम पे नोकिया को पहले ही बहुत ज्यादा घमंड था, और सही बात भी है भाई। घमंड इसलिए था कि नोकिया ने बहुत लंबे समय राज कर लिया था मार्केट में। और मार्केट में राज कैसे करता है, एक तरफा राज था भाई नोकिया का, है ना। नोकिया के राज की बात करें तो नोकिया एक तरफा चलता था। अगर आप लोगों के हाथ में जो मोबाइल फोन देखते थे ना, वो नोकिया का था, है ना। उसका एक सिंबल आता था ऐसे, है ना, क्या था उसको, उसमें कनेक्टिंग कुछ करके ऐसा था, कनेक्टिंग इंडिया, मतलब सब देशों में था, अलग अलग देश के हिसाब से ना, वो एक ऐसे हाथ मिलाते हुए सिंबल आता था, है ना। तो वो एक अच्छा राज था नोकिया का। अब उसके बाद में नोकिया ने क्या किया, नोकिया ने गूगल्स के ऑफर को ठुकरा दिया, और नोकिया ने अपने खुद के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के बेस पे नोकिया ने क्या किया, अपने कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद में गूगल ने क्या किया, बाकी कंपनियों को ऑफर कर दिया, किसके लिए, एंड्रॉइड के लिए। भाई एक काम करो कि आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपका काम में लो, और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा काम में ले लो। अब बाकी कंपनी ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और बाकी कंपनी ने एक्सेप्ट करने के बाद में फिर उस टाइम पे सबसे ज्यादा तहलका मचाया वो मतलब सैमसंग ने, है ना। सैमसंग ने खतरनाक तहलका मचाया स्टार्टिंग के अंदर सैमसंग ने। लेकिन सैमसंग किस में पिटी, सैमसंग पिटी अपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में। सैमसंग का चिपसेट घटिया। अब उन्होंने क्या कर दिया, गूगल से टाइप ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम तो अच्छा ले लिया, लेकिन उनका चिपसेट इतना घटिया कि सैमसंग का मोबाइल अब एक साल में क्या होने लग गया, खराब होने लग गया, स्पीड नहीं आती, खराब होने लग गया, हैंग होने लग गया। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, चाइना उस टाइम पावरफुल देश था ही, चाइना टेक्नोलॉजी में भी पावरफुल कंट्री था। तो फिर चाइना ने क्या किया, चाइना की बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया, फिर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज में करते हुए बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, बहुत सारे मोबाइल लॉन्च कर दिए, और सस्ते में लॉन्च कर दिए। और सबसे ज्यादा मार्केट खाया किसका, इंडिया का। उस टाइम इंडिया की कंपनियों ने भी कोशिश की थी, जैसे मोटरोला वगैरह ना, है ना, जैसे लावा, मोटरोला, है ना, इस टाइप की जो कंपनियां, इन्होंने कोशिश की थी ना, माइक्रोटेक वगैरह ने कोशिश की थी, किसके लिए, मोबाइल के लिए, है ना। बट ये बात ये है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी और हम चाइना की टेक्नोलॉजी बात करें तो वहां पे फिर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। और मेन डिफरेंस किस में आता है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में। और वो जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से इंडिया की कंपनियां क्या नहीं हो पाई, सक्सेस नहीं हो पाई। तो इसलिए फिर ज्यादातर मार्केट किसका कैप्चर हुआ, चाइना का। और आज के दिन भी ज्यादातर मार्केट किसका कैप्चर है, चाइना का, है ना। जितने भी ये ना, ये ओप्पो ये क्या बोलते हैं, वीवो, ओप्पो वगैरह जितने भी आप देखते हो ना, ये रेडमी, रियलमी सब चाइना के ब्रांड है ना, सब सारी क्या चाइना के ब्रांड है। और आज के दिन भी सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर किसका है, चाइना का। और नोकिया गायब हो गया, क्या हो गया, इसलिए इसलिए कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को बढ़ाओ। अगर टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को नहीं बढ़ाओगे तो गायब हो जाओगे। तो टेक्नोलॉजी ना इतनी खतरनाक चीज है टेक्नोलॉजी, कि एक कंपनी ऐसी कंपनी थी जिसकी वैल्यू शायद मेरे हिसाब से 2010 के समथिंग जो इनका टाइप अप की बात चल रही थी, 7 में टाइप अप बात चल, 7 से 10 की भी टाइप बात चलती, उस टाइम पे नोकिया की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, है ना। मुझे एक्जैक्टली उसका फिगर याद नहीं है, लेकिन मान के चलो कि इतनी ज्यादा वैल्यू थी कि उसकी वैल्यू बाद में 3600 गुना कम हो गई थी 3 से 4 साल में। और बाद में फिर नोकिया को बेचारे को बेचना पड़ा अपने आप को, है ना, दिवालिया होकर बेचना पड़ा नोकिया को, ये हालात है। तो ये सारी जो कहानी है ना, ये सारी कहानी इसलिए सारी कहानी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना वो बहुत फास्ट अपग्रेड होती है।
वो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट अपग्रेड होती है ना, उसको अडोप्ट करना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान चलो हम बात कर रहे हैं कि हम जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात कर लें, जो कि हमारा बहुत पहले की देन है, टिम बर्नर ने दे दिया था। उस कॉन्सेप्ट में ये था कि भाई आपके पास में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्रुप में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर होना चाहिए। उस वेब ब्राउजर में आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर एड्रेस को टाइप करोगे, जिस एड्रेस को आप क्या करना चाहते हो, उस एड्रेस के डॉक्यूमेंट्स को आप एक्सेस करना चाहते हो। अब मान के चलो कि मैंने यहाँ पे एक एड्रेस टाइप किया, देखो जब मैंने एड्रेस टाइप किया ना, ये जो एड्रेस टाइप किया, अब देखो इस एड्रेस के अंदर थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है computec.classx.co.in, ये क्या है मेरा डोमेन, ये क्या है मेरा डोमेन। और यहाँ पे आगे जो दिखाई दे रही है क्या आपका डायरेक्टरी है ना, ये डायरेक्टरी जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी से आपने क्या उठाए, डेटा उठाए, डेटा उठाए। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने URL टाइप किया, ये क्या है URL है ना। और ये जो बार होती है ना, URL बार होती है ना, ये URL बार होती है। कौन सी बार होती है, URL बार होती है, ठीक। अब जैसे मैंने URL टाइप किया ना, URL टाइप करते ही सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये जो मेरा डोमेन है ना, ये जो मेरा डोमेन नेम है, इस डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट किया गया है ना। ये था ना, ये पूरी कहानी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि पूरी कहानी मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा और इसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है ना, वेबसाइट पे जैसे आप एंटर करते हो, एंटर करते सबसे पहले काम होता है डोमेन का एक्सचेंज। तो सबसे पहले आपका डोमेन नेम है ना, इसको चेंज किया जाएगा किसमें, IP एड्रेस में। तो ये काम कौन कर देगा, DNS कर देगा। कौन कर देगा, DNS। तो जो डोमेन नेम सिस्टम होता है ना, वो क्या करेगा, सबसे पहले आपके डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। अब वो जो IP एड्रेस है ना, वो IP एड्रेस उस पर्टिकुलर सर्वर पे लोकेटेड उस वेब एड्रेस का लोकेशन, वेब एड्रेस का एड्रेस है जहां से हमें वेब डॉक्यूमेंट्स क्या करने, एक्सेस करने। अब क्या कर रखा है भाई, हमने एक पर्टिकुलर सर्वर पे क्या कर रखा है, हमने अपने हमारे जो वेब डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमने क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है। अब वेब डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर रखा है ना, उसके रूप में हमने जो जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात की है, और इसके रूप में देखो, इसके रूप में जो आपके पास में जो दिखाई दे रहा है, अरे यार ये सिक्योर हुआ है, कोई एक दूसरी वेबसाइट, चलो इसमें क्या मैं कंटेंट दिखाना चाहता था, इसका क्या सिक्योर कर रखा है मैंने, ये एक्सेस नहीं हो पाएगा, दूसरी वेबसाइट के थ्रू दिखा दूंगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके सामने खूबसूरत से ये जो फोटो दिख रही है ना, जिस कोर्स की इन्फॉर्मेशन दिख रही है, फोटो दिख रही है यहाँ पे आपके सामने, मेन्यू ग्रुप में सारी चीज दिख रही है, ये बेसिकली आपके सामने आई नहीं है, इस फॉर्मेट नहीं आई। आपके सामने तो क्या है, आपके सामने तो वेब डॉक्यूमेंट्स, आपके सामने जो हाइपर टेक्स्ट है ना, वो आपके सामने आए हैं। लेकिन क्या हुआ, आपके ब्राउजर ने इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को इस रूप में दर्शाया है। आपके ब्राउजर ने इस रूप में दर्शाया, ये एक्चुअल में आए नहीं आपके पास में, इस रूप में तो आपके सामने दर्शाए गए। अब आपके पास में पहुंचा क्या, आपके सामने जो बेसिक आता है ना, वो जिसमें एक दूसरी वेबसाइट खोल लेता हूँ, कोई भी वेबसाइट खोल लो है ना, RPSC वेबसाइट खोल लो, कोई भी वेबसाइट खोलो, RPSC खोल लो है ना, उससे इसके डॉक्यूमेंट देख लो। जैसे मान चलो RPSC को मैंने कॉल किया, तो इसके डॉक्यूमेंट देख लो, ये इनसिक्योर मिलेगी ना, पेज सोर्स देख लो ना, देखो ये पेज सोर्स है, ये जो पेज सोर्स है ना, ये पेज सोर्स ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके पास आपके ब्राउजर तक पहुंचा है ना। ये जो पेज सोर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके ब्राउजर तक आया है, कहां से, सर्वर से। तो सर्वर के पास जैसे रिक्वेस्ट की, तो सर्वर ने रिक्वेस्ट के रिप्लाई के रूप में इन डॉक्यूमेंट्स को भेजा है। किनको भेजा है, इन डॉक्यूमेंट्स को भेजा है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपको जो दिखाई देने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML इनकी हेल्प से बने हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपका जो ब्राउजर होता है, आपका जो वेब ब्राउजर होता है, वो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स रूप में दर्शा सकता है, क्योंकि आपके ब्राउजर्स के अंदर क्या होता है, इनबिल्ट इनका क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है, जो आपके ट्रांसलेट करके इस टाइप से आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो आपके सामने जितनी खूबसूरत सी फोटो वगैरह दिखाई दे रही है ना, जो अलग अलग जो ऐसे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि आपने इसको ब्राउजर में ओपन किया, ठीक है। जैसे जो आप HTML पढ़ रहे हो, उस HTML के जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, उसको आप ओपन कर कहाँ देख रहे हो, ब्राउजर में देख रहे हो ना। जो भी आप HTML के टैग वगैरह देख रहे हो, उन टैग के बेस पे आप देखो, HTML का जो प्रोग्राम बनाना है, उसके लिए सिर्फ आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए। क्या चाहिए, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में प्रोग्राम बनाओ, उसके बाद में उस प्रोग्राम को किस नाम सेव कर दो, .htm या .html, उस नाम सेव कर दो। उसके बाद में उस फाइल को जब ओपन करोगे ना, तो आपकी फाइल कहाँ पे ओपन होगी, ब्राउजर में, और आपके सामने जो दिखाई देगा वो आपके सामने टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स रूप दिखाई देगा। क्योंकि ये ब्राउजर होता है, ब्राउजर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्राउजर के अंदर फैसिलिटी होती है, इसलिए हमें एक ऐसा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमें वेब डॉक्यूमेंट्स क्या कर सके, दिखाई दे सके। तो वेब डॉक्यूमेंट्स हमें दिख जाते हैं, ठीक।
तो ये सारे के सारे वेब डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने सर्वर में भेजे, वो इस रूप में भेजे। देखो ध्यान ना, ये सारे के सारे जितने भी आप ये जो टैग टूग देख पा रहे हो ना, ये सारे के सारे टैग देखो, जैसे स्क्रिप्ट एसआरसी है ना, उसके अंदर लिंक दे रखे सारे देख पा रहे हो। ये सब देखो, ये हेड बॉडी ये सब एचटीएमएल है सारा, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट इनपुट टाइप हिडन, देखो सारा ये सारा वही है। ये सारा का सारा वही काम है जो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में आप करते हो, उसी से किया हुआ काम है सारा, ये वही सारा काम किया हुआ है। और इसी काम को हमने क्या किया, इस वेबसाइट ग्रुप में हमने दर्शा दिया। ठीक, अब जैसे मान चलो ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, अब जैसे मान चलो आपने यहाँ पे किसी कहीं भी क्लिक किया, जैसे आपने कोर्सेज पे क्लिक किया तो आपके सामने कोर्सेज ग्रुप में दिखाई देगा। ठीक है, आपने जैसे मान चलो टेस्ट सीरीज पे क्लिक किया, टेस्ट सीरीज में आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो अब जहाँ पे जो क्लिक कर रहे हो ना, उसके बाद जो जो पेज आपको ओपन होकर दे रहे हैं, इसका मतलब होता है बहुत सारे वेब पेज है, उन बहुत सारे वेब पेज को हमने क्या कर रखा है, एक दूसरे से इंटरलिंक कर रखा है। तो आपके सामने जैसे आपने क्लिक किया तो उस पर्टिकुलर क्लिक के अकॉर्डिंग आपने जहाँ पे रीडायरेक्ट किया, उस रीडायरेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पेज ओपन हो जाएगा। तो ये यही तो पूरी वेबसाइट होती है, यही तो पूरी कहानी होती है वेबसाइट की, ये सारी की सारी वेबसाइट पूरी कहानी होती है इस टाइप से। ठीक, तो ये सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट है, सारी की सारी कहानी है, ये सारी की सारी कहानी हम किस में पढ़ेंगे, हम वेब ब्राउजर में वेब सर्वर में पढ़ेंगे। अब आपके पास में कई बार क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन बनता है ना, वो क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है। ये उनकी ये क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं जो आपके वेब ब्राउजर के शॉर्टकट में, हिस्ट्री के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, डाउनलोड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, इवन की ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे हुए हैं। वेब ब्राउजर कुकीज क्या होती है, वेब ब्राउजर में, वेब ब्राउजर प्लग इन क्या होता है वेब ब्राउजर में, है ना, प्लग इन, एड ऑन, प्लग इन, ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके वेब ब्राउजर के पूछे हुए। तो इन सारे सारे कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना, अच्छे से समझना है ना, वेब ब्राउजर में। ठीक है, जैसे वेब न्यू टैब के लिए शॉर्टकट की पूछी हो आपसे। ठीक, जैसे न्यू टैब, न्यू विंडोज के लिए, है ना, इनकॉग्निटो मोड के लिए आपके इनकॉग्निटो मोड क्या होता है, इवन इस तक भी क्वेश्चन आपके पूछे हुए। तो सारे के सारे ये प्रैक्टिकल चीज है, आप इजीली एक बार देखोगे तो समझ जाओगे, है ना, और समझने के बाद आप इनको याद भी बहुत इजी हम कर पाओगे, क्योंकि सब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट है। ठीक, हम तो कहानी स्टार्ट करते हैं हमारे पास में सबसे पहले आईएसपी से। सबसे पहले स्टार्ट करके किससे करते हैं, आईएसपी। क्या होती है भैया आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो फटाक से मुझे बता दिया आईएसपी के बारे में, क्या पॉइंट लिखवाऊं, आपको क्या लिखना है। आईएसपी, आईएसपी क्या होती है, जनरली आईएसपी टेलीफोन कंपनियां होती हैं, जो प्राइवेट या गवर्नमेंट टेलीफोन कंपनी हो सकती है, जो कि हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, लिख लीजिए, पहले पॉइंट लिख लीजिए, जर्नली आईएसपी टेलीफोन टेलीफोन प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी होती है। कंपनी कहते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ना। कंपनी स्लैश में ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं ना, स्लैश ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो यूजर को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो यूजर क्या करती है, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। आईएसपी इंटरनेट की सर्विस के साथ, आईएसपी इंटरनेट की सर्विस के साथ, इंटरनेट की सर्विस के साथ डोमेन रजिस्ट्रेशन, आईएसपी इंटरनेट सर्विस के साथ डोमेन रजिस्ट्रेशन
वेब होस्टिंग, वेब पब्लिशिंग, वेब होस्टिंग, वेब पब्लिशिंग, ईमेल आदि सर्विस भी प्रोवाइड करती है। ईमेल सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो आपके बहुत सारी जो आईएसपी है वो आपको इनके साथ साथ आपको अदर सर्विस भी आपको जनरल रूप में देती है। आईएसपी यूजर को अलग अलग माध्यम से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। आईएसपी यूजर को अलग अलग माध्यम से अलग अलग माध्यम से इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है भाई, आपको अलग अलग माध्यम से इंटरनेट सर्विस देने वाली है, तो इसका मतलब बहुत सारे टाइप के इंटरनेट के कनेक्शन हो जाते हैं आईएसपी के। ठीक है, तो अब आईएसपी बेसिकली क्या होते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड होती है। आईएसपी होती है, उनको हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं टायर फर्स्ट आईएसपी, एक बोलते हैं टायर सेकंड आईएसपी, एक बोलते हैं टायर थर्ड आईएसपी। ठीक, तो आईएसपी को हम बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, आईएसपी को हम क्या करेंगे, तीन पार्ट डिवाइड करेंगे। अब तीन पार्ट कौन कौन से होंगे आपके, है ना। जिससे सबसे पहले बात करेंगे, पहला जो हमारा पार्ट हो कौन सा होगा, टायर फर्स्ट आईएसपी। फिर कौन सा होगा, टायर सेकंड आईएसपी। फिर कौन सा होगा, टायर थर्ड आईएसपी। ठीक, तो यहाँ बात करेंगे टायर फर्स्ट आईएसपी। क्या होती है भाई टायर फर्स्ट आईएसपी आपकी, ऐसी आईएसपी जो आपके क्या करती है, जो आपके मेन बैकबोन कार्य करती है ना, मेन बैकबोन। इंटरनेट का जो आपका जो मेन जो बैकबोन है ना, वो टायर फर्स्ट आईएसपी का होता है। ठीक है, जो समुद्रों में केबल बिछाती है, जो आपके टायर टू आईएसपी को क्या देती है, आपको इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी के लिए आपको टायर टू आईएसपी को सर्विस देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम करें टायर टू आईएसपी। अब टायर टू आईएसपी जो होती है ना, वो बेसिकली क्या करती है, आपके देश के अंदर आपकी केबल बिछाती है ना, देश के अंदर आपकी केबल बिछाती है, और देश के अंदर केबल बिछा के यूजर को डायरेक्टली कनेक्शन देती है, या फिर टायर थ्री आईएसपी को सर्विस देती है। ठीक, और फिर साथ में क्या होती है आपकी टायर थ्री आईएसपी। टायर थ्री जो आईएसपी होते हैं ये भी आपके लोकल आईएसपी प्रोवाइडर होते हैं। ये कैसे होते हैं, लोकल आईएसपी प्रोवाइडर होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके लोकली आपके क्या करते हैं, आपके इंटरनेट को कनेक्शन देते हैं यूजर्स को ना, तो यूजर्स को डायरेक्टली आपके एंड पे जो इंटरनेट कनेक्शन देते हैं वो कौन देते हैं, टायर थर्ड आईएसपी देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर टायर फर्स्ट की बात करें, टायर फर्स्ट आईएसपी कौन सी होती है, ग्लोबली ग्लोबली आईएसपी, जो कि इंटरनेट के मेन बैकबोन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो फर्स्ट लिखो, पहला सबसे पहले लिखो, पहला पॉइंट लिखो, टॉप लेवल बैकबोन। टॉप लेवल बैकबोन आईएसपी। ठीक है, ग्लोबली आईएसपी जो कि एक दूसरे कंट्री कंट्रीज को इंटरनेट से जोड़ती है।
एक दूसरे कंट्री को इंटरनेट से जोड़ती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये आपकी टॉप लेवल बैकबोन आईएसपी होती है जो ग्लोबल नेटवर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, और बेसिकली ये जो आईएसपी होती है ये क्या करती है, ये आपके टायर 2 आईएसपी को सर्विस देती है। टायर फर्स्ट आईएसपी, टायर सेकंड आईएसपी को सर्विस भी देती है, सर्विस भी देती है। ठीक है, ये आपके टायर 2 आईएसपी को सर्विस देती है। ठीक है, अब जैसे अगर बात करें इसके एग्जाम्पल बात करें तो देखो आपके इंडिया की तो कौन सी होगी, टाटा कम्युनिकेशन होगी। इंडिया की तो आपकी होगी टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन किसकी होगी, इंडिया की होगी, है ना, ये तो होगी इंडिया की। ठीक, उसके अलावा बात करें तो देखो एक तो जैसे एक तो आपकी जैसे वेरिजोन होगी, है ना, एक आपके AT&T कंपनी होगी, AT&T। ये AT&T तो भाई आपको AT&T है ना, इसने तो ज्यादातर आपके सारी चीजें डेवलप की है। AT लैब है ना, यूएस के अंदर एक बहुत बड़ी लैब है ना, जिसमें मेजर जिसमें सब कुछ डेवलप हुआ है। ठीक है, ये किसकी है, यूएस की है। तो ये सारी किसकी, अमेरिका के, यूएस की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। फिर जैसे आपकी एक एनटीटी होगी, एनटीटी आपकी जापान की है ना, एनटीटी आपकी जापान की है। तो ये वो आईएसपी होती है जो टॉप लेवल की बैकबोन होती है। इसका मतलब होता है ये आईएसपी क्या करती है, एक दूसरे देश के बीच कनेक्टिविटी करती है, और एक दूसरे देश के बीच कनेक्टिविटी करके और ये क्या करती है, टायर 2 आईएसपी को सर्विस देती है। ठीक है, टायर 2 आईएसपी को सर्विस देती है। क्या कह रहे हो, एनटीटी जापान कंपनी है, एनटीटी एक जापान कंपनी है जो आपके एनटीटी कम्युनिकेशन नाम से ना, एनटीटी कम्युनिकेशन किसकी है, जापान की है, जो आपके मेजरली आपके टॉप लेवल बैकबोन की आईएसपी कहलाती है। अब देखो टॉप लेवल बैकबोन जो आईएसपी है ना, ये क्या करती है, ये फिर आपके सेकंड लेवल की आईएसपी को सर्विस देती है। तो सेकंड लेवल आईएसपी क्या होती है, सेकंड लेवल आईएसपी वह होती है जो कंट्री के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी के लिए नेटवर्क का जाल बिछाती है। ठीक है, तो लिख लीजिए टायर 2 आईएसपी टायर 2 आईएसपी कंट्री में इंटरनेट की सर्विस के लिए नेटवर्क का जाल फैलाती है ना, ये करती है नेटवर्क का जाल फैलाती है किसमें, कंट्री में सर्विस देने के लिए। ठीक है, अच्छा, टायर 2 आईएसपी यूजर को डायरेक्ट इंटरनेट की सर्विस देने के साथ इंटरनेट की सर्विस देने के साथ टायर 3 आईएसपी को भी बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है। टायर 3 आईएसपी को भी टायर 3 आईएस को भी सर्विस कॉस्ट में ले लो, बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपके जो टायर 2 आईएसपी है ना, ये टायर 2 आईएसपी का मेजर काम क्या होता है, इसका मेजर काम होता है कि देश के अंदर जाल बिछाना, देश के अंदर नेटवर्क का जाल बिछाना, और देश के अंदर नेटवर्क का जाल बिछा के एंड यूजर को डायरेक्टली सर्विस देना, या फिर टायर 3 आईएसपी को
बैंडविड्थ या सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, नाम बताओ फटाफट। जियो, जियो हो गया आपका, है ना, बड़ा नेटवर्क है जियो का। एयरटेल हो गया आपका। फिर कौन सा हो गया? वीआई, मत बोलो यार, अच्छी कंपनी। वोडाफोन इंडिया, बीएसएनएल, भूल जाओ, बीएसएनएल खत्म हो गया है। बट बीएसएनएल ने अब वापस अच्छे से थोड़ा वो किया है, कम बैक बीएसएनएल थोड़ा ठीक किया है वापस। एक एक टाइम ऐसा था कि अगर गवर्नमेंट चाहती है ना तो बीएसएनएल आज के दिन सबसे टॉप लेवल कंपनी रहती थी इंडिया की, क्योंकि बीएसएनएल का जो नेटवर्क जाल था वो सबसे बड़ा था एक टाइम पे। बट खा गए गवर्नमेंट बीएसएनएल को, तो ना। तो ये कैसी आईएसपी होती है? ये आईएसपी वह होती है जो कंट्री में नेटवर्क का जाल बिछाती है, कंट्री में नेटवर्क का जाल बिछाती है। ठीक है, ये आपके टायर 2 आईएसपी कहलाते हैं। फिर आप क्या आती है? टायर 3 आईएसपी। ये आईएसपी क्या होती है भाई? देखो, ये आपकी लोकल आईएसपी होती है, जो कि आपके क्या करती है, जो कि आपके किसी ब्लॉक, किसी लोकल एरिया, किसी सिटी के अंदर आपके इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एंड यूजर को। ठीक है, तो लिख लीजिए, लोकल आईएसपी होती है, लोकल आईएसपी होती है जो कि किसी सिटी या लोकल एरिया में एंड यूजर को, एंड यूजर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। और लेती कहाँ से सर्विस ये? टायर 2 से लेते हैं ना, टायर 2 से लेती हैं, और टायर 3 पे ये आपके इंटरनेट की सर्विस डायरेक्टली किस देती है? लोकल एंड यूजर को देती है। ठीक है, तो आप नाम बता दीजिए। जैसे जीटीपीएल आपकी, है ना, एक जैसे लोकल कंपनी आपकी, जितनी भी लोकल कंपनी होती है ना, ये सारी आपकी इसी टाइप से। जैसे आपके जीटीपीएल हो गई, एक आप कहते हैं ना हैथ, एक आता है ना इंटरनेट, किसका आता है? लगा रखा है ना किसी ने, हैथ क्या आती है, कौन सी कंपनी है वो? अरे लोकल तो बहुत सारी कंपनियां इंटरनेट प्रोवाइड। जैसे जीटीपीएल तो ठीक है, ये तो आपकी गुजरात की कंपनी है, जो जनरली आपके गुजरात और राजस्थान में इंटरनेट की सर्विस देती है ना। एस एक, हाँ, एक ऐसा कुछ करके एपीएल है, एसीएल है, एसीएल है ना, एसीएल कुछ करके इस टाइप से। मतलब जितनी भी लोकल कंपनी होती है, आपसे कंपनी का नाम नहीं पूछेगा, ये जनरली क्या है कि आपसे जस्ट मैं नॉर्मली बता दिया। ठीक, तो आपके सामने क्या होता है, 3 टाइप की आईएसपी होती है, 3 टाइप की आईएसपी होती है, जो आपको क्या करती है, आपको इंटरनेट का कनेक्शन देती है। अब ध्यान ना, तीनों टाइप की आईएसपी के अंदर अगर आपको इंटरनेट का कनेक्शन लेना है, तो उस टाइम पे आपको इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए आपको या तो टायर 2 से लेना पड़ता है या टायर 3 से। ठीक है, टायर 2 भी आपको डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्शन दे सकती है, टायर 3 भी आपको इंटरनेट कनेक्शन दे सकती है, लेकिन आप टायर फर्स्ट पे डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्शन नहीं ले सकते। टायर फर्स्ट जो होती है वो तो बेसिकली क्या होती है, बैकबोन केबल होती है, टॉप लेवल बैकबोन केबल होती है, जो टायर टायर 2 को क्या देती है, टायर 2 को सर्विस देने का काम आती है। ठीक, और यहाँ पे जो मेजर होल्ड हो, मेजर जो बड़ी कंपनी है ना, उन्हीं का होल्ड है ना, इसमें बड़ी कंपनी का होल्ड है। और ये क्या करती है, टायर 2 को जब सर्विस देती है तो उस टाइम पे टायर 2 से क्या लेती है, ये रुपए लेती है ना, टायर 2 से रुपए लेती है और फिर सर्विस देती है। ठीक, जितनी जितना ज्यादा बैंडविड्थ कंजम्पशन होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, पेमेंट बनता है। ठीक है, अच्छा, देखो ये जो कंपनी होती है, जितनी भी कंपनियां होती है, इन सब की केबल जो होती है ना, इनकी सबकी जो केबल्स होती है वो आप देख सकते हो ना, सबमरीन केबल होती है इनकी, सबमरीन केबल होती है, आप देख सकते हो इनके ना, सबमरीन केबल में आप देख लो, आप देख सकते हो इनको, आराम दिखाई जाती है आपके ना। ये सारा का सारा सबमरीन केबल का मैप है आपका, देखो ये रहा, ये जाल है आपका, ये ऐसे जाल बिछा हुआ है, सबमरीन केबल का जाल है आपका सारा का सारा। देखो ये देखो, सबमरीन केबल का जाल, देख लो। इंडिया कहाँ गायब हो गया? कहाँ है इंडिया? कहाँ आएगा? क्या कह रहे हैं? इंडिया कहाँ गायब हो गया? ये रहा,
पाकिस्तान के बगल में इंडिया। ये रहा। देखो, इंडिया का जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा जो इंडिया का बैकबोन है ना, वो बॉम्बे से निकलता है सबसे ज़्यादा। देखो इंडिया का इस सेंटर, ये कहाँ है? बॉम्बे इंडिया का सेंटर, सबसे बड़ा जो इंडिया का ना, वो बॉम्बे से निकलता है। सभी देशों का बैकबोन केबल ये इस टाइप से बिछी हुई है बैकबोन आपके। आप देख सकते हो सबके, मलेशिया वगैरह सबका देख सकते हो, कौन सी के बैकबोन कहाँ पे जा रही है, इस टाइप से देख सकते हो। कंपनियों का नाम वगैरह सब दिखा देंगे आपके, कि कहाँ पे कौन सी देश में कौन सी कंपनी ने किस टाइप से कैसे क्या होल्ड कर रखा है। सारी बैकबोन केबल ये इस टाइप, देखो इतनी सारे जाल बिछे हुए हैं। और समुद्रों में जो केबलें बिछी होती है ना, उसमें क्या होते हैं, लगभग वो की केबलें खराब भी होती रहती हैं, तो नई केबलें बिछाते रहते हैं। पुरानी खराब हो जाती है, फिर नई बिछाते रहते हैं। और जितनी भी समुद्रों के अंदर केबल पड़ी हुई है, सारी फाइबर है। सारा क्या है? सारी फाइबर केबल्स होती है, सारी फाइबर केबल बिछाते रहते हैं। और इनसे देखो अब इतना इतना ज़्यादा ट्रैफिक, देखो ये सारी कंट्री, जितनी भी कंट्री है ना, देख लो आप, ये सारी कंट्री, इतना ज़्यादा ट्रैफिक इनसे कंटिन्यू आपका जनरेट होकर निकलता रहता है। ये हालात है आपके इंटरनेट की, ये हालात है इंटरनेट की, देख लो आप, इतना ज़्यादा ट्रैफिक आपके कंटिन्यू होकर निकलता रहता है। सोच सकते हो आप, ये सब कुछ इतना बड़ा सा जाल है, इस जाल की वजह से आप आज के दिन इतने फास्ट इंटरनेट की बात कर रहे हो। इतना बड़ा जाल है, इसकी वजह से आप फास्ट। इंडिया को थोड़ा देखा, देखो इंडिया के अंदर बेसिकली जो आपके टाटा का जो है ना होल्ड है, वो आपके यहाँ पे इस टाइप से, मतलब जो टाटा का जो मेजर होल्ड है ना, एशिया में है ना, जब बाहर ज़्यादा नहीं है। बाकी एशिया में जियो ने भी कर रखा है, जियो ने भी अपना नेटवर्क एशिया के अंदर तो बैकबोन बिछा रखा है। उससे क्या होता है फिर, जैसे इंडिया से मान के चलो भाई, जियो का बैकबोन एशिया में है, तो फिर जो जो सर्वर एशिया में मौजूद है, वो उन सर्वर से डेटा अगर लेना होता है, तो फिर जियो को किसी दूसरी कंपनी को पे नहीं करना पड़ता, तो इसलिए फायदा मिल जाता है। तो इसलिए क्या करती है कंपनी, अपना बैकबोन क्या कर देती है, कुछ कुछ देशों में तो बिछा देती है, जिससे उनको बेनिफिट मिल जाता है कि जो ट्रैफिक उस पर्टिकुलर सर्वर पे जा रहा है, उस ट्रैफिक के लिए उनको किसी तीसरी पार्टी का नहीं करना पड़ता, पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो जियो ने क्या कर रखा है, अपना बैकबोन के रूप में एशिया के अंदर 3-4 कंट्री को कवर कर रखा है। तो जो जो सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड में उन पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो उनका जो ट्रैफिक होता है, उनका ट्रैफिक के लिए जियो को किसी थर्ड पार्टी को क्या नहीं करना पड़ता, पेमेंट नहीं करना पड़ता, ये बेनिफिट मिल जाता है। इसी टाइप टाटा कम्युनिकेशन है, उसने बैकबोन्स में अपना क्या कर रखा है, शेयर डाल रखा है ना, इसलिए इंडिया की टाटा कम्युनिकेशन से बैकबोन में शेयर डाल रखा है। फिर वो क्या करते हैं, बाकी बाकी जो आपकी अदर जो आपकी कंपनियां होती है, टायर 2 कंपनी होती है, उनको सर्विस दे देती है। तो आप भी, आपके पास रुपए है तो आप भी शेयर डाल सकते हो, है ना। देखो यहाँ पे ये तो क्या होगी, ये तो आईएसपी बात होगी। अब आईएसपी कितने टाइप के इंटरनेट के सर्विस देती हैं आपको, है ना, तो टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विस। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करो, टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विस। बिल्कुल होती है भाई, बिल्कुल होती है। जैसे ट्राई बनी हुई है, इसी टाइप से आपके ग्लोबल लेवल वो बना हुआ है ना, ट्राई जैसे टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इस टाइप से ग्लोबल लेवल पे एक संस्थान है। ट्राई के जैसी संस्थान कौन से ग्लोबल लेवल पे यार, नाम बता देता हूँ आपको, रुको। ट्राई लाइक इन ग्लोबल लेवल, लाइव हो गया। ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम स्किप हो रहा है। ये तो इंडिया की है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी, ट्रेन आ गया है, ट्राई टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये रहा आईटीयू, है ना, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है ना, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ट्राई जो है ना, वो इंडिया की है, जैसे नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी सिमिलर टू इंडिया, है ना, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जिस्ट ग्लोबली, है ना, ऑपरेशन विद इन द फ्रेमवर्क सेट ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, संस्था बनी हुई थी। ऐसे तो यार कोई भी जो चीज़ होती है वो आपके गवर्नमेंट्स के अंडर में ही चलती है,
ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ दे दोगे तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन कौन कौन से होते हैं आपके? बस ये टॉपिक फटाक से लिख लीजिए, 15 मिनट में करवा दूंगा फिर छोड़ दूंगा। आपने कहा था ना खाने का टाइम 1:30 बजे तक होता है, अभी 1 ही बजे है ना। बेसिकली आप सोच के देखो, आप मेरी मजबूरी सोचो कि मेरे पास इतना इतना बड़ा सा सिलेबस है, मुझे उसे पढ़ाना बहुत है ना। तो मेरे पास बहुत बड़ा सिलेबस है पढ़ाने के लिए। तो आप मेरी मजबूरी सोचा करो, मेरे पास बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक। हम्म। सबसे पहले कनेक्शन का नाम बात करते हैं। पहला कनेक्शन कौन सा है? डायल अप। डायल अप कनेक्शन कैसा होता है? डायल अप कनेक्शन ओल्ड ओल्ड कनेक्शन होता है। ओल्ड कनेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं टेलीफोन लाइन और मॉडेम की हेल्प से हम इस कनेक्शन बनाते हैं। तो है ना, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो इस पे यही पूछ जाता है। इसको बनाते कैसे? कैसे बनाते हैं? टेलीफोन लाइन प्लस मॉडेम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टेलीफोन लाइन टेलीफोन लाइन्स प्लस मॉडेम, इसको काम में लेके इस कनेक्शन को हम बनाते हैं। ठीक, पुराने जमाने कनेक्शन होता है, ओल्ड ओल्ड कनेक्शन होता है, ओल्ड टेक्नोलॉजी कनेक्शन होता है, जो कि टेलीफोन लाइन के जो आपकी पहले के जमाने में जो टेलीफोन लाइन हुआ करते थे ना, उनको हम मॉडेम की हेल्प से कनेक्ट करके और हम एक कनेक्शन बनाते हैं जो कि आपके एक स्लो स्पीड कनेक्शन होता था। और इसमें जनरल जो स्पीड आती थी वो आपके लगभग 56 kbps तक आती थी, है ना। ओल्ड इंटरनेट कनेक्शन, ओल्ड इंटरनेट कनेक्शन जिसे टेलीफोन लाइन के साथ मॉडेम को कनेक्ट करके बनाया जाता था। कनेक्ट करके बनाया जाता था, है ना। जो भी स्टूडेंट्स EMR की तैयारी कर रहे हैं और जिसके आईसीटी है सिलेबस में, आईसीटी में वो सारे पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं दोबारा से। ये सारे पॉइंट आईसीटी में पढ़ने होते हैं आपको। ठीक है। और नेक्स्ट करना वेरी लो, लो इंटरनेट स्पीड। बहुत स्लो इंटरनेट स्पीड हुआ करती थी। ठीक है, उस जमाने में लगभग लगभग आप कितनी होती थी? 56 kbps तक होती थी ना, लगभग आपके 56 kbps तक होती थी। बहुत स्लो आपकी क्या होती थी? इंटरनेट स्पीड होती थी। ठीक, बहुत स्लो इंटरनेट स्पीड हुआ करती थी, बहुत कम काम में लेते थे इसको ना। फिर बात करते हैं DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL दूसरा होता है DSL। क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL। ठीक है, क्या होता है भाई DSL? क्या होता है? ये आपके वही आपके इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे इंटरनेट कनेक्शन होता था, लेकिन स्पीड इसमें थोड़ी ज्यादा होती थी। किसके कंपेरिजन में? डायल अप कंपेरिजन में। बस इतना सा है ना। टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता था, बट हाई स्पीड था। टेलीफोन लाइन के माध्यम से ही दिया जाने वाला ओल्ड इंटरनेट, ओल्ड इंटरनेट ओल्ड इंटरनेट कनेक्शन ओल्ड इंटरनेट कनेक्शन टाइप्स था। ओल्ड इंटरनेट कनेक्शन टाइप ये टेलीफोन लाइन के माध्यम से दिया जाता था। टेलीफोन लाइन के माध्यम से ही दिया जाता था, माध्यम से ही दिया जाता था। ठीक है, टेलीफोन लाइन के माध्यम से इसे भी दिया जाता था, लेकिन क्या था ये? क्या था ये? हाई स्पीड।
हाई स्पीड कंपेयर टू किससे? डायल अप। उस जमाने के डायल अप से कंपैरिजन में हाई स्पीड था है ना, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा स्पीड था। उस जमाने के डायल अप से कंपैरिजन में हाई स्पीड था, बस इतना ध्यान रखना है आपको। एक पॉइंट इसमें छोटा ध्यान रख, ये और रख लीजिए, इंटरनेट और फोन दोनों एक साथ कार्य करते थे। इंटरनेट और फोन दोनों एक साथ कार्य करते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया था फिर, इंटरनेट और फोन दोनों क्या कर रहे थे, एक साथ अपने कार्य करने लग गए थे। ठीक है, फिर एक कनेक्शन ग्रुप में कहते हैं, एक आपका था ISDN, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है आपसे ना। एक कौन सा था? ISDN, क्या था इसका फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म आपसे बहुत पूछ जाती है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। डिजिटल, यहाँ पे पहली बार क्या हुआ था देन, इसके माध्यम से फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि वॉइस और डेटा दोनों को हम डिजिटल लाइन पे एक साथ ट्रांसमिट करते थे, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या होता, वॉइस और डेटा दोनों को एक साथ डिजिटल लाइन पे ट्रांसमिट किया जाता था। वॉइस और डेटा दोनों को एक साथ एक साथ डिजिटल लाइन के रूप में ट्रांसमिट किया जाता था। ट्रांसमिट किया जाता था। तो यहाँ पे फिर आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके एक साथ अप्लाई होने लग गए। मतलब यहाँ पे सबसे सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिजिटल डेटा को एक साथ ट्रांसमिट कर लगे, वॉइस और डेटा दोनों को डिजिटल माध्यम से ट्रांसमिट पहली बार किया था किसने? ISDN ने। ठीक, इससे पहले एनालॉग कॉन्सेप्ट के बेस पे चलता था। उस इस टाइम पे फिर यहाँ पे क्या हुआ था, डिजिटल्स के रूप में दोनों को एक साथ काम में लेना स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर एक केबल इंटरनेट कनेक्शन भी आया था, जो कि आपके कोएक्सियल केबल को काम में लेके बनता था। फिर नेक्स्ट एक केबल इंटरनेट कनेक्शन लिख लीजिए, उस जमाने के कनेक्शन चल रहे हैं, है ना। केबल इंटरनेट कनेक्शन, केबल इंटरनेट कनेक्शन, ये कैसा था भाई आपके? ये बेसिकली कोएक्सियल केबल को काम में लेके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता था। कोएक्सियल केबल, है ना, कोएक्सियल केबल को काम में लेकर इंटरनेट सर्विस दी जाती थी। इंटरनेट सर्विस दी जाती थी। ठीक, हाई स्पीड था कंपेयर किसके? हाई स्पीड कंपेयर टू डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL के कंपेरिजन में क्या था, उससे थोड़ा सा ज्यादा स्पीड का था। ठीक है, डिजिटल सब्स वो थोड़ा ज्यादा स्पीड में था। फिर देखो अदर इंटरनेट कनेक्शंस के मैं बेसिकली नाम लिखवा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर फिर इसके बाद में कोई बहुत सारे पॉइंट नहीं बनते। जैसे उसके बाद जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो गया ना, आपके पास में क्या होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो गया आपके पास में। ठीक है, फिर इसके अलावा कौन सा हो गया,
सेलुलर इंटरनेट कनेक्शन हो गया आपके पास में, सेलुलर इंटरनेट कनेक्शन हो गया आपके पास में, है ना। ब्रॉडबैंड के अलावा सेलुलर इंटरनेट कनेक्शन हो गया। फिर आपके पास और क्या हो गया? फिर आपके पास में फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हो गया, फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हो गया, इंटरनेट कनेक्शन। क्योंकि बेसिकली क्या इनके ऊपर जो पॉइंट्स बनते हैं ना, फिर आप ये नेटवर्क वगैरह में आप ये पढ़ लेते हो इन पॉइंटों को, ठीक है। क्योंकि फाइबर वगैरह के बारे में आप नेटवर्क में अपने केबल्स के बारे में पढ़ लिया, वहीं पे सारी चीज़ पढ़ ली, ठीक है। फिर आपके जो सैटेलाइट कनेक्शन हो गया, सैटेलाइट कनेक्शन हो गया, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन हो गया। अभी इंडिया ने भाई, इंडिया के अंदर स्टार लिंक ने अवेलेबल करवाया ना ये सैटेलाइट कनेक्शन। अभी इंडिया में, इंडिया इंडिया में स्टार लिंक जो है ना, स्टार लिंक ने अवेलेबल करवाया है, अवेलेबल करवाया है। ठीक है। सैटेलाइट कनेक्शन के लिए बेसिकली क्या हो, सैटेलाइट्स के एक डिवाइस आती है, सैटेलाइट डिवाइस आती है, वो सैटेलाइट डिवाइस को आपको लगाना होता है, वो सैटेलाइट से कनेक्ट होती है और फिर इंटरनेट चलता है आपके ना। तो स्टार लिंक ने भी इंडिया में अवेलेबल करवा दिया कौन सा, सैटेलाइट कनेक्शन, ठीक है। इस टाइप से सारे के सारे कनेक्शन हैं। अगर देखो इस कनेक्शन की अगर मैं थोड़ा सा समरी की बात करूँ, सभी कनेक्शन की थोड़ी समरी की बात करूँ, तो देखो इंटरनेट कनेक्शन के यहाँ पे सारी की सारी समरी के रूप में मैं एक थोड़ा सा एक टेबल्स के माध्यम से समझा देता हूँ आपको। देखो सारी समरी हो गई, है ना। गुस्सा मत करो, खाना मिल जाएगा आज आपको टाइम पे, है ना। बस 2 मिनट की बात हो रहा है। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे समरी की बात करें तो हमारे कनेक्शंस के टाइप्स के रूप में हम बात करते हैं, डायल अप कनेक्शन की बात करते हैं। तो डायल अप कनेक्शन पहले के जमाने में कनेक्शन हुआ करता था, पहले के जमाने में कनेक्शन को यूज करते थे। ये बेसिकली क्या था, आपके टेलीफोन लाइन्स के माध्यम से इस कनेक्शंस को, इंटरनेट के कनेक्शंस को दिया जाता था, जो कि बेसिकली क्या होता था कि आपके लगभग 56 kbps तक की स्पीड्स प्राप्त कर पाते थे कनेक्शंस। और ये क्या है कि वह बहुत मतलब कॉस्ट भी इसकी कम थी, क्योंकि टेलीफोन केबल के माध्यम से यूज होता था, ठीक है। एक्सट्रीमली स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो था, है ना। और ये आपके वेरी लिमिटेड, बहुत कम इसका यूज किया गया था। डीएसएल की बात करें, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन की बात करें, तो टेलीफोन लाइन के माध्यम से दिया जाता था, बट ये क्या था कि आपके थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड का था, और ये क्या था कि अफोर्डेबल भी हो गया था, इसको थोड़ा ज़्यादा यूज किया गया था, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा ज़्यादा यूज होगा था। फिर केबल्स, केबल टी मतलब कोएक्सियल केबल के माध्यम जो कनेक्शन दिया जाता था, ठीक है। तो कोएक्सियल जो केबल होती है जनरली, वो टीवी केबल जो आपकी होती है वो कोएक्सियल केबल होती है, जो आपकी थोड़ा सा और ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन था, जो फास्ट था, रिलेबल था, यानी इसके अंदर शेयर बैंडविड्थ भी काम आती थी। शेयर बैंडविड्थ मतलब होता है एक ही केबल पे मल्टीपल यूजर को कनेक्शन दे देते थे। आज दिन फाइबर में करते हैं जैसे काम, ठीक है। फिर जैसे फाइबर ऑप्टिक की बात करें, तो फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के बारे में आपको पता ही है, आज के दिन आपका यूज ही हो रहा है, ठीक। सब ज्यादा काम में आते हैं फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन। स्पीड की बात करें तो 100 Mbps से लेके आपके 10 Gbps तक की स्पीड, या 10 प्लस भी इसकी स्पीड प्राप्त कर चुके हैं हम, ठीक है। वेरी हाई स्पीड इंटरनेट है, और यहाँ पे एक्सपेंसिव सेटअप तो एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि फाइबर है तो सेटअप एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें अगर सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट्स के अंदर सैटेलाइट के माध्यम से जो कनेक्शन देते थे वो आपके रिमोटली एरिया पे हम अवेलेबल करवाते हैं, जहाँ पे बेसिकली आपके पहाड़ी एरिया होता है, जहाँ पे जंगल वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे हम अवेलेबल करवाते हैं। और मेजर यहाँ पे स्टार लिंक का ज्यादातर होल्ड है, जो एलन मस्क की कंपनी जो स्टार लिंक है उसका सबसे ज्यादा होल्ड है किस पे, सैटेलाइट कनेक्शन में। फिक्स्ड वायरलेस की बात करें तो फिक्स्ड वायरलेस की बात करें तो भाई आपके रेडियो टावर्स के माध्यम जो आपके वायरलेस कनेक्शन दिए जाते हैं, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर जैसे मोबाइल ब्रॉडबैंड की बात करें तो आपका जो सेलुलर कनेक्शन होता है ना, सेलुलर कनेक्शन जो मोबाइल फोन से आप 3G 4G 5G चला रहे हो, आपका मोबाइल फोन कनेक्शन होता है, सेलुलर कनेक्शन कहलाता है। फिर जैसे लीज लाइन, एक लीज लाइन कनेक्शन भी होता था, जो कि बेसिकली क्या होता था, जो आपकी बड़ी प्राइवेट कंपनियों और जो गवर्नमेंट संस्थाएं होती थी उसके लिए दिया जाने वाला कनेक्शन होता था, जिसमें डेडिकेटेड लाइन बिछती थी ना। लीज लाइन कनेक्शन को ध्यान रखना। लीज लाइन कनेक्शन के अंदर क्या होता है, डेडिकेटेड फाइबर या डेडिकेटेड कॉपर लिंक होते हैं। तो ये जनरली किसको दिया जाता है, जैसे आपकी कोई भी, आप जैसे मान के चलो BSNL जो है, उस BSNL से लीज लाइन कनेक्शन जो मिलता है वो जनरली मिलता है जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, उनको कनेक्शन मिलता है। और उसके लिए क्या होता है, फिर वो क्या करती है, जहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफिस होता है, उस एक्सचेंज ऑफिस से और वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी तक, उस कॉलेज तक अलग से एक सेपरेट लाइन बिछाती है, और उनको उस डेडिकेटेड लाइन से कनेक्शन देते हैं, जिसको बोलते हैं लीज लाइन कनेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट गवर्नमेंट जो जितनी भी एजेंसी होती है वो लीज लाइन कनेक्शन पे कार्य करती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी वगैरह होती है उनमें सब में लीज लाइन कनेक्शन ही चलता है, ठीक है। वो सस्ता उनके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट संस्थान से लेती है। और लीज लाइन कनेक्शन के लिए इंडिया की बात करो, ज्यादातर लीज लाइन कनेक्शन कौन सी कंपनी देती है, BSNL देती है, और गवर्नमेंट सेक्टर में देती है, ठीक है। ये डेडिकेटेड लाइन का कनेक्शन होता है, अच्छी स्पीड होती है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पीड्स वगैरह के साथ में यहाँ पे सारी चीज होती है। तो ये सारे आपके इंटरनेट के सारे टाइप्स थे, इंटरनेट के कनेक्शन टाइप थे। तो आज की क्लास में हमने ISP कंप्लीट कर लिया,
साथ में इंटरनेट के कनेक्शन के टाइप्स कंप्लीट कर लिए, और आज की क्लास में हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ लिया कि पूरा पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या होता है। थैंक यू, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।